सब कुछ सामान्य था। घर, काम, वही पुराने चेहरे। किसी को अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। फिर अचानक, ये वीपी है ना, वो काम पर आईं, ब्रीफिंग के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से निराश दिख रही थी। उन्होंने संबंधित फाइलें और प्लानिंग ग्रुप की रिपोर्ट देखी, फिर मीटिंग में तय प्रक्रिया पर ही टिके रहने का सुझाव दिया। सबने देखा कि आज उनका व्यवहार अलग था। आमतौर पर वो बहुत सख्त और डराने वाली होती हैं, लेकिन अब वो टीम की बात ध्यान से सुन रही हैं। सबने सोचा, वह एक आदर्श बॉस थी, लेकिन सिर्फ आदर्श ही नहीं, बिल्कुल दुस्वप्न जैसी। वह लड़की आदर्श होने पर बहस नहीं करने वाली थी। अगर वह आदर्श नहीं होती, तो चीज़ें बहुत जल्दी बिगड़ सकती थीं। वह बस आराम से रहना चाहती थी, ज्यादा कुछ नहीं चाहती थी। यकीन नहीं हो रहा था कि वह किसी पागल नाटक में खलनायिका बन गई है। अभी हाल ही में यह लड़की एक नए घर में शिफ्ट हुई है। अभी भी सामान खोलना बाकी था, लेकिन उसे घर बहुत पसंद आ रहा था। उसका नाम हान हुआ करता था और जिंदगी मुश्किलों भरी थी। उसके पास कुछ भी नहीं था। एक अनाथ होने के नाते बस पूरी हिम्मत से बची रही, लेकिन आखिरकार वह अपना घर पाने में कामयाब रही, वह भी बरामदे सहित। वह इस बात से बहुत खुश थी। आज रात उसने आराम करने और बस ऑर्डर करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह आराम कर रही थी, उसे अचानक फिर से दिल का दर्द महसूस हुआ। अस्पताल ने कहा कि सब ठीक है, लेकिन किसी कारण से यह उसे अभी भी परेशान कर रहा था। फिर वह शिनसारा नामक इस किरदार का एक शो देखने गई और सोचा कि अगर वह उसकी जगह होती तो वह अलग तरह से जीती। हान को समझ नहीं आया कि नाटकों में खलनायक हमेशा ऐसे ही आधे शो तक बस चिल्लाते और लड़ते रहे, यहाँ तक कि जब वे दांत पीसते हुए कह रहे होते हैं कि वे किसी को मार डालेंगे, तब भी वे नतीजों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन यही तो उनका आकर्षण है, और हान उन्हें शिकायत करते और गालियां बकते हुए देखता रहता है। इसके अलावा उसने पहले ही इतना समय लगा दिया था, इसलिए उसने सोचा कि उसे इसे पूरा करना ही होगा और देखना होगा कि इसका अंत कैसे होता है। अचानक उसे फिर से सीने में जोरदार दर्द महसूस हुआ और ऐसा लगा जैसे वह किसी अजीब जगह पर पहुंच गई हो। उसका चेहरा डर से मुड़ गया, क्योंकि दर्द असहनीय था, ऐसा कुछ भी नहीं जो उसने पहले कभी महसूस किया हो। हान को पता था कि उसे 911 पर कॉल करना चाहिए। उसने अपना फ़ोन उठाया, लेकिन बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। उसका दिमाग अभी भी घूम रहा था, यह सोचकर कि उसने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है। हान ने फ़ोन तक हाथ नहीं बढ़ाया और उसे पता था कि वह मर रही है, लेकिन फिर उसने अपने शरीर को फिर से महसूस किया। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन यह साफ था कि वह जिंदा है, हालांकि उसका सिर उसे मार रहा था। लड़की ने शुरू में सोचा, वह अस्पताल में थी। जब उसकी नींद खुली तो उसने दूर से डॉक्टर को बुलाने वाली आवाज़ सुनी। एक महिला तुरंत उसके पास आई और उसे इस दयनीय व्यवहार के लिए डांटने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस बात से परेशान है। यह महिला इस बात से भी नाखुश थी कि वह काम पर जाने के बजाय खाली बैठी रही, क्योंकि वह उपराष्ट्रपति है। हान डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह महिला कौन है और क्या हो रहा है। और फिर अचानक उसने उसे याद दिलाया कि वह उसकी माँ है। फिर उस महिला ने पुकारा। उसकी शिनसारा को डॉक्टर के आने तक बिस्तर पर ही रहने को कहा। हान नाम वाली महिला को यह नाम सुनकर झटका लगा, क्योंकि शिनसारा उस शो की मुख्य पात्र है जिसे वह देख रही थी। एक पल के लिए उसके मन में एक भयानक विचार कौंधा और उसने जांच करने का फैसला किया कि क्या यह अविश्वसनीय घटना सचमुच उसके साथ हुई थी। लड़की दौड़कर आईने के पास गई और देखा कि उसका चेहरा तो वैसा ही था, लेकिन उसके माथे का निशान गायब था। हान को यकीन था कि वह दिल का दौरा पड़ने से मर गई थी और उसका सिर मेज पर टकरा गया था। हर जगह खून ही खून होना चाहिए था। फिर उसने इधर-उधर देखना शुरू किया और कमरा सचमुच जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन उसे यह भी यकीन था कि वह वहां पहले कभी नहीं गई थी। दरवाजे से उसने डॉक्टर को अपनी मां से यह कहते सुना कि उसे मस्तिष्काघात के कारण अल्पकालिक स्मृति हानि हुई है। उसने यह भी वादा किया कि उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी और मां से कहा कि वह ज्यादा घबराए नहीं और सुनिश्चित करें कि उसकी बेटी अपना तनाव कम रखे। हान घबरा रही थी, क्योंकि न केवल वह एक व्यर्थ मौत मरी थी ठीक उसी समय जब उसे आखिरकार अपना घर मिल गया था, बल्कि
वह उस पागल नाटक की खलनायिका शिनसर भी है जिसे वह हर रात देखती थी। लेकिन चाहे वह कितना भी इनकार करना चाहे, यादें उसके दिमाग में उमड़ती रहीं। उसे अपने सभी बुरे काम याद आ गए, खासकर कैसे उसने मुख्य किरदार को धमकाया था। ऐसे कई मौके आए और हान अब ठीक उसी स्थिति में था। सारा ने उस लड़की को लगभग इसी समय मौत के घाट उतार दिया था, जिसका मतलब है कि कहानी के अनुसार वह तीनों मुख्य नायकों द्वारा बर्बाद होने वाली है। ये सभी लोग मुख्य लड़की के प्रति आसक्त थे। इसका मतलब है कि सिरू का भविष्य बस एक बड़ी मौत की सज़ा है। लड़की घबरा गई थी क्योंकि उसकी अभी अभी दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी और अब उसे फिर से किसी दयनीय खलनायक के रूप में मरना होगा। उसने किसी तरह इस सब से बचने की कोशिश करने का फैसला किया। इसलिए उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और सोचा कि वह इस घर से बहुत दूर भाग जाएगी। वह निराश थी क्योंकि उसने अपनी जिंदगी पहले ही नए सिरे से शुरू की थी और अपनी हिम्मत की बदौलत बची थी। इसलिए हंस को यकीन हो गया कि बिना कुछ लिए एक नया जीवन जीना इससे कहीं बेहतर है। बुरा आदमी होने के नाते जब वह गेट पर पहुंची और बटन दबाया ही था कि उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी और फिर किसी आदमी ने पूछना शुरू किया कि उसे कहाँ जाना है। उसकी आवाज़ बहुत ही खराब लग रही थी और वह उसे बुरी नज़र से घूर रहा था और उसके करीब आ रहा था, जिससे वह डर से भर रही थी। उसने उसे पहचान लिया। वह एरोन था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि जब वह भागने ही वाली थी तो वे एक दूसरे से क्यों टकरा रहे थे। यह आदमी उन तीन मुख्य किरदारों में से एक था और वह उस आदमी का नाजायज़ बेटा है। दिवंगत चेयरमैन यंग सैन जुआन के संस्थापकों में से एक। संगीत उन्होंने अपनी मां को खो दिया था और हताश होकर सैन जुआन आ गए थे। चेयरमैन शिन ने उनमें दिवंगत चेयरमैन की छवि देखी और उनका समर्थन करने का फैसला किया। इस तरह आरोन उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे। लेकिन शिन की सारा सैन जुआन की असली उत्तराधिकारी थी। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उन्हें लगा कि वह रीढ़ विहीन हारने वाला वहां रहने का हकदार नहीं है। उन्होंने उन्हें हर नाम से पुकारा, यहाँ तक कि उनकी माँ के बारे में भी बुरा भला कहा, यह कहते हुए कि वह बस दिखावा कर रही हैं। शिन ने कसम खाई वह सब कुछ वापस ले लेगी, भले ही उसे खत्म करना पड़े, और यहीं से वे जान के दुश्मन बन गए। फिर आरोन की मुलाकात मुख्य किरदार ली संगीत से हुई, जो भी उतनी ही मुश्किल में था, और वह उससे प्यार करने लगा। उसके बाद शिनसुर की बदमाशी असहनीय हो गई। ली सनोंग रो रही थी, कह रही थी कि वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए उस आदमी ने शिनसुर को निशाना बनाकर एक कार दुर्घटना का नाटक करने का फैसला किया ताकि उस पर लगे हमले को छुपाया जा सके। हान जानता था कि आगे क्या होने वाला है और वह इस तरह से बाहर नहीं जाना चाहता था। उसे इस झंझट से बाहर। अब उसने एरोन को समझाया कि वह सब कुछ पीछे छोड़ देगी ताकि उसे सत्ता के लिए लड़ने की जरूरत न पड़े। उसे फिर भी सब कुछ विरासत में मिलेगा और उसे फिर कभी उसका चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। उसे बस उसे जाने देना था। उस आदमी को लगा कि यह कोई चाल है, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि अब यह सब बेकार है और उससे विनती की कि वह उसे फिर से जाने दे। एरोन को लगा कि वह पागल हो गई है, क्योंकि वह उसकी सारी गड़बड़ियां साफ कर रहा था और बॉस का भी ध्यान रख रहा था। वह उसे यूं ही एक और चाल चलते हुए नहीं देख सकता था। पागल कर देने वाला स्टंट। लेकिन अब वह अपनी मांगें दोहराते हुए और भी ज्यादा मांगने लगी है, यह महसूस करते हुए कि वह उसे मना नहीं सकती। शिनसर ने उसके चेहरे पर सिर मारा, फिर पुष्टि की कि वह सचमुच अपना आपा खो चुकी है। उसने यह भी पूछा कि क्या उसे किसी पागल आदमी से मार खाना पसंद है, और फिर उससे कहा कि वह उसकी बात सुने। लड़की ने घोषणा की कि वह हमेशा के लिए घर छोड़ रही है और उससे कहा कि वह उसकी चिंता करना छोड़ दे। अचानक उसे फिर से मिचली आने लगी। उसके सीने में कुछ जकड़न सी महसूस हुई और उसे लगा कि उसका दिल फिर से धड़क रहा है। दौड़ा। वह अस्पताल में होश में आई। उसकी माँ वहाँ थीं और फिर वे डॉक्टर के पास गए, जिन्हें कोई स्पष्ट लक्षण नहीं मिले। शिनसेरा को यह बीमारी नहीं हुई क्योंकि उसे दर्द हो रहा था और उसका दिल कुचला जा रहा था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह एक मनोदैहिक विकार है। वापस आते समय उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि यह बहुत परेशान करने वाला है, लेकिन उसकी माँ शांत रही, हालांकि वह डांट फटकार के साथ बोल रही थी। उन्होंने मुझे यह भी कहा कि बेहोश होने के बाद मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाने के लिए एरोन का शुक्रिया अदा करूं। फिर माँ ने कहा कि वह और पिताजी, हर बार जब मैं ऐसा व्यवहार करता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है।
मैंने उसे समझाना शुरू किया कि मैं बहुत ज़्यादा तनाव में हूँ और इसलिए बीमार पड़ गया हूँ। मुझे लगा कि मुझे कहीं दूर जाकर आराम करना चाहिए। माँ को समझ नहीं आया क्योंकि मैं ही उपराष्ट्रपति बनना चाहता था और इसके लिए चेयरमैन चा जाए-योंग से सगाई भी कर ली थी। और जब से वह आया, माँ को आश्चर्य हुआ कि क्या मैं अब भी उससे बात कर रहा हूँ, जब से हम अलग हुए हैं। संगीत मुझे याद आया कि मैंने उससे विनती की थी कि वह मुझे पाने में मुश्किल न करे, क्योंकि उसे मेरे स्तर का कोई और नहीं मिलेगा। मुझे समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। मेरे साथ ऐसा व्यवहार इसलिए किया क्योंकि मैं उसकी मंगेतर थी और वो इस पूरे झमेले में बस एक और खिलाड़ी था। और अपने आकर्षक रूप, अद्भुत कौशल और व्यक्तित्व के साथ वो एक आदर्श व्यक्ति था। चौ ने मुझे याद दिलाया कि हम सिर्फ व्यावसायिक साझेदार थे और मुझे इसमें शामिल न होने के लिए सहमत होना चाहिए था। मुझे पता था कि वो एक सज्जन व्यक्ति लगता है, लेकिन मुझे मेरे जैसे खलनायक का ऐसे घटिया आदमी से शादी करने का कोई मतलब नहीं समझ आया। उसे लगा कि असली शिनसर को बुरे लड़के पसंद हैं, लेकिन जिया उनसे बिल्कुल नफरत करती थी। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अचानक दिल का दौरा पड़ा। उसे लगा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह शिनसेराह की नियति से मुंह मोड़ रही थी। वह दोराहे पर फंस गई थी, या तो फिर से मर जाए या खलनायक बनकर जिए और मरे। जो भी हो, खेल खत्म। तभी उसे अपने मंगेतर चा का एक मैसेज आया जिसमें मिलने और बात करने का अनुरोध किया गया था। वह मान गई, यह सोचकर कि वह बेल में बस थोड़ी सी बात कर लेगी, लेकिन मिलने की जगह थोड़ी अजीब लग रही थी। जब वह आई तो चा ने उसे बैठने और आराम करने के लिए कहा, लेकिन वह उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। जे यंग अपनी मंगेतर के साथ सिर्फ सुविधाओं के लिए था क्योंकि वह लिसा और गांव के लिए दीवाना था और शिनसेरा की जिंदगी धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही थी, जब तक कि उनका रिश्ता टूट नहीं गया और उन्होंने इसे खत्म कर दिया। उसके बाद चा किसी संदिग्ध काम में फंस गई और एक कुख्यात सफेदपोश अपराधी बन गई। हान जानती थी कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए उसे उस आदमी से दूर रहना होगा। चा जानना चाहती थी कि उसने उसे रिश्ता तोड़ने के लिए मैसेज क्यों किया, और उसने बस इतना कहा कि उसे ऐसा ही लग रहा था। वह आदमी पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि वह पहले तो उससे शादी के लिए गिड़गिड़ा रही थी और अब वह सगाई तोड़ना चाहती है। उसे यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या वह अब भी उसके साथ खिलवाड़ कर रही है, मानो कोई बचकाना खेल खेल रही हो। चौ ने यह भी बताया कि शादी एक तरह का व्यापारिक समझौता है और आप इसे यूं ही तोड़ या सुलझा नहीं सकते। शिनसेरा ने बताया कि वैसे भी उनके बीच कभी कुछ खास नहीं हुआ, और इसके अलावा अब वह उससे प्यार भी नहीं करती। संगीत फिर व्यंग्यात्मक लहजे में उसने सुझाव दिया, शायद वह लड़का पहले ही उसके प्यार में पागल हो चुका था। लेकिन फिर वह थोड़ी शांत हुई और बोली कि उसे लगता है कि वह सचमुच उससे शादी करना चाहता है, और उसने फिर से सगाई तोड़ने के लिए कहा। लड़के ने गहरी सांस ली और माना कि वह इस बकवास से थक गया है और बातचीत को रोकने के लिए कहा। उसने सुझाव दिया कि वे शादी की तैयारियां जारी रखें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह उसे अपनी पत्नी मान लेगा। लड़की हैरान थी, लेकिन चौ को उम्मीद थी कि वह समझ गई होगी कि वह क्या कहना चाह रहा है। फिर उसने उसे जाने के लिए कहा क्योंकि उसके पास एक जल्द ही मुलाकात होगी। तभी एक गार्ड अंदर आया और उसे कंधों से घसीटने लगा, लेकिन वह चिल्लाती रही कि वह सगाई तोड़ना चाहती है। उसे यह भी लगा कि वह उसे इसलिए बाहर निकाल रहा है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था, खुद के लिए कहने को कुछ नहीं था। शिन्स दालान में भी चिल्लाती रही कि वह चा जाए-योंग से शादी नहीं करना चाहती। उन्होंने उसे वैसे भी दरवाजे से बाहर धकेल दिया, और जैसे ही वह फुटपाथ पर तेजी से आगे बढ़ी, वह उसे गालियां देना और उसे हर तरह से बुरा भला कहना बंद नहीं कर रही थी। हान को कुछ समझ नहीं आया। शिनसेरा ने उसमें क्या देखा? उसके पास बस एक सुंदर चेहरा था, बाकी सब बकवास था। वह अमीर पैदा हुई थी, आसपास ढेरों बेहतर विकल्प थे, और फिर अचानक उसे एहसास हुआ, भले ही वह अभी बुरी हो, अगर वह सही चुनाव करती रहे तो वह मूल कहानी से अलग जिंदगी जी सकती है। लड़की ने ऐसा कोई नियम नहीं देखा जो कहता हो कि उसे मरना ही होगा, लेकिन तभी उसने अपने बगल में ब्रेक की चीख सुनी। हान को एहसास हुआ कि मौत उसे कहीं भी कभी भी पकड़ सकती है, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। उसने यह भी तय किया कि वह उस पागल ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय अपने व्यवहार के बारे में खुलकर बताएगी। पास आकर उसने उससे कहा कि वह गाड़ी से उतरकर माफ़ी मांगे, और कहा
कि उसने लगभग उसे कुचल ही दिया था और अब वह कायरों की तरह छिपा हुआ है। ड्राइवर ने धीरे से शीशा नीचे किया और पूछा कि उसकी समस्या क्या है। गाड़ी में एक नौजवान लड़का था और लड़की भी थोड़ी नरम पड़ गई। फिर उसने शांति से बताया कि उसने लगभग किसी को टक्कर मार दी थी। उसे समझ नहीं आया कि इसमें कोई बड़ी बात क्या है, क्योंकि उसे चोट नहीं आई थी। फिर उसने उसे डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए कहा। अगर उसे भावनात्मक परेशानी के लिए मुआवजा चाहिए था तो उसने वकील से सलाह ली। उस लड़के ने एक बिजनेस कार्ड बढ़ाया, लेकिन उसके लेने का इंतजार किए बिना ही उसे उसके पैरों पर फेंक दिया। इससे वह भड़क गई और उसने उस लड़के की कार पर जोर से लात मारी, जिससे वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। फिर उसने अपना बिजनेस कार्ड उसके माथे पर मारा और कहा कि कार के दरवाजे का बिल कार्ड पर दिए पते पर भेज दे। मुड़कर शिनसर बुदबुदाई कि उसने उसे उसकी ही दवा चखा दी है। फिर मन ही मन फिर से गालियां दी। लड़की अपने रास्ते चली गई और ड्राइवर ने बिजनेस कार्ड पर कंपनी का नाम सैन जुआन देखा। संगीत अगले दिन शिनसर एक ऐसी इमारत में अपने दफ्तर की ओर चल पड़ी जिसमें ढेर सारी मंजिलें थीं। दाहिनी मंजिल पर हॉल के नीचे से ही उसने आरोन को देखा और उसे तुरंत याद आया कि उसकी मां ने उसे धन्यवाद देने के लिए कहा था। वह लड़का अपने फ़ोन पर किसी चीज़ को गौर से देख रहा था। तभी सारा ने पूछा कि क्या उसके पास 1 मिनट है। उसने समझाया कि कोई बड़ी बात नहीं है, वह बस आखिरी बार माफ़ी मांगना चाहती थी। उसने उसे उसके कमरे तक छोड़ने के लिए भी धन्यवाद दिया जब वह गुजरी थी। बाहर आया और उस दिन उसे मारने के लिए फिर से माफ़ी मांगी। एऑन ने उसे याद दिलाया कि उसने उसे कुछ भी मजाकिया करने की कोशिश न करने के लिए कहा था, लेकिन जाहिर है उसने गलतफहमी जताई। उसने समझाया कि वहां एक सुरक्षा कैमरा लगा था और वह ऐसे ही किसी ऐसे व्यक्ति के पास से नहीं गुजर सकता जो उसके सामने ही गिर पड़ा हो। उसने शिनसर से यह भी कहा कि वह यह न सोचे कि उसने उसे समझ लिया है या कुछ और गलतफहमी न पाल ले। फिर एऑन चला गया और लड़की सोचने लगी कि उसे खुद पर कितना काम करने की ज़रूरत है। स्थिति बिल्कुल साफ थी। वह मर्दों को धमकाती थी, यहाँ तक कि सेक्रेटरी भी उसकी आंखों में नहीं देख सकता था। उसे इसका एहसास तब हुआ जब वह उसे यह बताने आया कि आज उसके लिए कोई शेड्यूल नहीं है। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसे काम की रिपोर्ट या मीटिंग्स की सही जानकारी नहीं मिल रही थी। इसके अलावा सब उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बातें कर रहे थे और आज उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर कोई काम नहीं था तो वह यहाँ क्यों आई थी। हान इन लोगों को पूरी तरह से समझ गया था। अगर उसके पास शिंसा जैसा बॉस होता तो वह उसे वहां काटती जहां सूरज नहीं चमकता। यह बात भी उसे परेशान करती थी। इन लोगों को इस बात की परवाह थी कि वह अकेली खाना खा रही है, मानो उनके पास करने को कुछ और बेहतर न हो। सूट पहने एक आदमी आया और बताया कि सारे मैसेज डिलीट कर दिए गए हैं और उसने जानकारी के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह डायरेक्टर बीके थे और बेहोश होने के बाद उसे ज़्यादा कुछ याद न होने की वजह से उसने माफ़ी मांगी। उस आदमी ने उससे कहा कि वह माफ़ी न मांगे और अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे बता दे। डायरेक्टर वे टीम लीडर और चेयरमैन शिन के दोस्त थे। उन्होंने सिंह के पास जाकर उसे चेतावनी दी कि वह शांत रहे। नीचे वह समझ गई और उसने फैसला किया कि वह अपना सिर नीचे रखेगी। हालांकि उसके अंदर बहुत कुछ दबा हुआ था। तभी उसे बताया गया कि एक मेहमान आया है, जिससे शिंसरा हैरान रह गई क्योंकि सचिव ने कहा था कि आज कोई मीटिंग निर्धारित नहीं है। उसने बताया कि यह एक अप्रत्याशित मेहमान था जो कुछ पूछना चाहता था, इसलिए उपाध्यक्ष ने उसे अंदर भेजने के लिए कहा। वह उत्सुक थी कि वह कौन हो सकता है और फिर उसने उस ड्राइवर को देखा और सोचा कि उसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए था। उसने तुरंत पूछा कि वह क्या कर रहा है वहाँ। उसने उसे याद दिलाया कि उसने उसे अपना कार्ड दिया था और उसे मिलने आने को कहा। शिन सेरा को उसके दरवाजे के बारे में याद आया और उसने उसे अपनी सचिव से बात करने को कहा क्योंकि वह बहुत व्यस्त थी। लेकिन उस आदमी ने कहा कि वह इतनी आसानी से नहीं बच पाएगी और उसने स्वीकार किया कि वह उपराष्ट्रपति शिनसुर का चेहरा अच्छी तरह देखने आया था। वह इस बार उसे अपना बिजनेस कार्ड भी ठीक से देना चाहता था। फिर उसने विनम्रता से उसे लेने को कहा। लड़की ने कार्ड लिया और देखा कि उसका नाम चो जोंगवान था और उसे कुछ बहुत बुरी यादें थीं उसके बारे में। हान को याद है कि उसने शिनसर को बंदी बनाकर उससे पूछताछ की थी, यह पूछते हुए कि वह हार क्यों नहीं मान रही। इस आदमी ने किसी विकृत सनकी की तरह विशुद्ध स्वार्थी इच्छा और जिज्ञासा से सारा का अपहरण कर लिया था।
लेकिन अगर सब कुछ मूल योजना के अनुसार होता तो वह सालों बाद अपनी सगाई की पार्टी तक उससे नहीं मिलती। जो ने देखा कि उसका चेहरा भूत की तरह सफ़ेद पड़ गया था, लेकिन वह बस सोच रही थी। वह जानती थी कि उसका चिड़चिड़ापन सब कुछ बिगाड़ सकता है और किसी न किसी तरह उसे छोड़ना ही होगा। फिर शिनसी ने उसे फिर से अपनी सेक्रेटरी से बात करने को कहा क्योंकि वह काम में बहुत व्यस्त है, लेकिन उस आदमी ने विनम्रता से उसे यह कहते हुए टाल दिया कि उसे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसे अभी बाहर निकाल देना चाहिए। फिर उसने एक फ्लैश ड्राइव दिखाई और बताया कि उसके डैशबोर्ड पर सब कुछ मौजूद है। जिस तरह से वह उसे बुरा भला कह रही थी और उसकी कार पर कुछ दाग छोड़ गई थी, खासकर जब उसकी छवि इतनी साफ सुथरी है। उस आदमी ने उस छवि में कुछ अध्याय जोड़ने की धमकी दी, लेकिन शिंसरा को अचानक आश्चर्य हुआ कि उसने भला क्या किया है। शिंसरा ने बताया कि वह बिना लाइट देखे क्रॉसवॉक से गुजर गया, जो एक उल्लंघन है। उसने उसे यह भी भरोसा दिलाया कि उसकी गलती ट्रैफिक कैमरे में कैद हो गई है और उसे समझ नहीं आया कि वह इतना घमंडी क्यों था। फिर लड़की ने उसका वीडियो देखने के लिए कहा, लेकिन उस युवक ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। शिनसेरा उसके पास पहुंची और वह उसके साथ ऐसे खेलने लगा जैसे कोई बच्चा किसी नए खिलौने से खेलता हो। वह गुस्सा हो गई, यह महसूस करते हुए कि वह वहां अपनी ताकत दिखाने आया है, लेकिन चो ने बार बार दोहराया कि वह उसका चेहरा देखना चाहता है। उसने यह भी कहा कि वे मिलेंगे एक दूसरे के बारे में और भी बहुत कुछ, इसीलिए उसने अपना परिचय दिया। उसके बाद उस आदमी ने अलविदा कहना शुरू किया, यह बताते हुए कि उसकी एक और मीटिंग थी और कहा कि यहाँ आकर बहुत मज़ा आया। शिनसेरा उसके पीछे चिल्लाई कि वह बहुत थक गई है और उसने मांग की कि वह अभी उसका रिकॉर्डर वापस कर दे। तभी उसने देखा कि सचिव कांप रहा था और उसे पता था कि अफवाहें फिर से शुरू हो जाएंगी, इसलिए उसने उसे काम पर वापस जाने को कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। वह किसी वजह से बहुत परेशान हो रही थी और खुद को दोषी मान रही थी कि उसने उसकी चाबी चुरा ली है। राय शिनसेरा जानती थी कि निर्देशक बाग फिर से आएंगे और उसे घूरेंगे, और तभी उसे एक मैसेज आया। यह ली गुआंगुंग थी जो उपाध्यक्ष के बारे में चिंतित थी और उसने उससे पूछा कि क्या सब ठीक है। बाद में वे लड़कियां मिलीं और ली ने तुरंत पूछना शुरू कर दिया कि शिनसाह ने उसे जवाब क्यों नहीं दिया या मैसेज क्यों नहीं किया। उसने सोचा कि दूसरी लड़की बस बीमार महसूस कर रही थी, लेकिन अब वह उसके चेहरे से देख सकती थी कि वह काफ़ी बेहतर है। लियोन क्यूंग एक आदर्श सर्वप्रिय मुख्य किरदार है। इसके अलावा वह दयालु, सुंदर है और बेहद प्यारी, लेकिन शिन की उसके प्रति नफरत बेहिसाब थी और आखिरकार यह एक भयानक चीज़ में बदल गई। हान ने फैसला किया कि अब से वह सुन क्यूंग से दोस्ती करेगी, क्योंकि बुरे अंत से बचने का यही उसका सबसे अच्छा तरीका था। लड़कियां एक खूबसूरत बगीचे वाले कैफे में गईं और वहां शिनसुर ने पुष्टि की कि उसने अपनी कुछ याददाश्त खो दी है। अब ली को समझ आया कि वह पहले फ़ोन या पत्रों का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। उसे बस यही लगा कि वह भूल गई है। फिर उसने शिन से पूछा कि चाहे वह कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो, हमेशा उसे जवाब दो क्योंकि वह चिंतित हो जाती है। ली ने उसे याद दिलाया कि वे 10 साल से दोस्त हैं और उपराष्ट्रपति ने उसकी चिंता के लिए उसे धन्यवाद दिया। तभी कुछ और लड़कियां वहां से गुजरी। सुन्योम को देखा और उसके पास आकर नमस्ते कहने का फैसला किया। शिनसुर को लगा कि वे भी दोस्त हैं, लेकिन वह अभी उन्हें पहचान नहीं पाई थी और उन्होंने पूछा कि क्या वे उनके साथ आ सकती हैं। ली थोड़ी घबरा गई। आप तुरंत बता सकते थे कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती का माहौल नहीं था। फिर भी हान नहीं चाहता था। बेवजह चिंता मत करो और उम्मीद करो कि सेयुंग खुद को संभाल लेगी। ली ने खुशी खुशी लड़कियों को बैठने के लिए कहा और फिर शिनसरा की तरफ चल पड़ी। वीपी इसलिए नहीं गई क्योंकि वह उनके व्यवसाय के बारे में सुनना चाहती थी, हालांकि उसे जगह से बाहर महसूस हो रहा था। वे ली के नए ब्रांड के बारे में बात करने लगी और उसे शांत रहने और डेट पर जाने को भी कहा। उनमें से एक ने अचानक कहा कि डेटिंग एक बोझ है और आपको सीधे शादी कर लेनी चाहिए। सुन्यूंग ने असहमति जताते हुए कहा कि शादी एक बड़ी बात है, लेकिन उसके दोस्त उसे भरोसा दिलाया कि उसके रूप और आकर्षण के साथ वह ठीक रहेगी। फिर उन्होंने पूछा कि क्या सुन किसी से मिलना चाहती है, और फिर उसे याद आया कि उसका प्रेमी कोरिया वापस चला गया है। हान को अमीर लड़की की बातें बहुत घुटन भरी लगी और उसने बस जाने का मन बना लिया, यह कहते हुए कि वह बहुत व्यस्त है। अचानक
ली ने घोषणा की कि शिंसरा उससे कहीं ज्यादा सुंदर है और एक दयालु और प्यारी लड़की भी है। फिर सॉन्ग ने बताया कि उनके बीच पहले बस एक गलतफहमी थी, खासकर जब से सारा को अब भूलने की बीमारी है। ली ने अपने दोस्तों से कहा कि वे इस बारे में बात न करें। शिनसर को अभी कुछ याद नहीं है और उन्होंने सहानुभूति भरे चेहरे बनाकर कोई आपत्ति नहीं जताई। फिर वे उसके मेकअप पर बात करने लगी, यह सोचकर कि अगर ज्यादा मेकअप हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन ली को अपनी बहन से भी जलन हो रही थी क्योंकि वह कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन वह भड़कीले कपड़े पहनती है और बहुत आत्मविश्वासी है। थोड़ी देर बात करने के बाद लड़कियां अलविदा कहने लगीं और सेक्युंग ने सारा को याद दिलाया कि उन्हें एक पार्टी में बुलाया गया है। यह एक रूम ग्रुप स्टोर के उद्घाटन के लिए है इस हफ्ते, और ली ने उसे अच्छे कपड़े पहनने की सलाह दी। बाकी सहेलियां, जो अभी तक नहीं गई थीं, ने बताया कि वे खरीदारी करने जा रही हैं और सॉन्ग ने उनके साथ चलने को कहा। जाते समय वे चर्चा करने लगी कि शिन की भूलने की बीमारी झूठी है, लेकिन ली ने जोर देकर कहा कि उसकी दोस्त सच में बीमार है। इसके अलावा शिन की सारा ने यह भी सुन लिया कि ये लड़कियां इसलिए बीच में आईं क्योंकि उन्हें लगा कि उपराष्ट्रपति फिर से उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे। घर पर हान को एहसास हुआ कि सारा की यादें बहुत कम और खंडित थीं और उसने आज की बातचीत से पहले उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर कुछ अंश सामने आए कि कैसे एक पार्टी में वह सेयूं को चाय वू से कुछ कहने के लिए डांट रही थी। ली के दोस्त उसके बचाव में आगे आए और कहा कि वह निर्दोष है और सर की उसके मंगेतर से बनती नहीं है। और एक अजीब सा गाना शुरू हुआ जिसमें बताया गया कि वह बस उसके काम के बारे में पूछ रही थी। लेकिन शिनसर को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे यकीन हो गया कि ली उसे फिर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है और उसने धमकी दी कि उसे सचमुच इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शुक्र है कि सुरक्षाकर्मियों ने उसे कुछ गंभीर होने से पहले ही रोक लिया और अब लड़की को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने तय किया कि अगली बार जब वह ली से मिलेगी तो वह इसके लिए माफ़ी मांगेगी, भले ही ली उसे स्वीकार न करे। जाहिर है इसीलिए सॉन्ग इतना ठंडा था। हालांकि सारा को उम्मीद थी कि इस बार वे साथ रह पाएंगे। लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों जब से वह मरी और वापस आई किसी ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। कुछ दिन बीत गए और शिनसर एक ड्रेस चुन रही थी पार्टी में, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने पहले ही सारे कपड़े पहन लिए हैं। वह जे यून से भी संपर्क नहीं कर पाई और इस बात से नाराज थी कि वह जवाब नहीं दे रहा था और उसका खराब मूड फिर से नजर आ गया। चाऊ ने वादा किया था कि वह उसे खुद ले जाएगा, लेकिन आखिरकार उसने एक कार भेज दी, इसलिए वे पार्टी के प्रवेश द्वार पर ही मिले। शीश सारा को समझ नहीं आया कि वे साथ में क्यों नहीं जा सकते, लेकिन वह चुप रहा, जिससे वह और भी ज्यादा नाराज हो गई। और जैसे ही वे अंदर पहुंचे चार ने उसे ऐसे छोड़ दिया जैसे वह अंदर जाने के लिए उसका वीआईपी पास हो। सारा पूरी तरह से खो गई थी। क्या था उसका सौदा? उस कमीने ने अभी अभी अपनी मंगेतर को ही लटका कर रखा था। फिर भी उसे एहसास था कि यह उसकी पहली ऐसी पार्टी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद क्या करे। उसने सोचा कि वह 1 घंटे तक तो इसे झेल सकती है, इसलिए उसने बुफे में जाकर अपना फ़ोन देखने का फैसला किया। लेकिन तभी अचानक जंगवाना धमका। वह आखिरी व्यक्ति था जिससे उसे मिलने की उम्मीद थी। उसने बताया कि वह एक आमंत्रित अतिथि है, फिर उसकी तारीफ की और कहा कि वह बहुत खूबसूरत लग रही है। उसने उसे बीच में ही रोक दिया और चेतावनी दी कि अगर वह कुछ शुरू करने की सोच रहा है तो उसे वहां से चला जाना चाहिए। संगीत यंगवान ने उसे नाराज न होने के लिए कहा और कहा कि उसे लगा कि वह भूखी लग रही है और वह साथ में कुछ खाना चाहता है। शिन उसे बातों से टालना चाहता था, लेकिन तभी लियोन अपनी दोस्त को आते देख खुश होकर वहां पहुंची। सोन को भी आश्चर्य हुआ कि सारा चो को जानती थी और उसने बताया कि उनकी एक ही व्यावसायिक बैठक हुई थी। फिर शिनसेरा ने विनम्रता से उन्हें टालने का फैसला किया और उनसे कहा कि वे थोड़ी देर अकेले में बातें करें, जबकि वह दूसरी दिशा में चली गई। बाद में ली ने चो से पूछा कि वह और वीपी क्या बात कर रहे थे के बारे में, लेकिन उसने कहा कि उन्होंने बस दुआ सलाम की थी। इस बीच सारा को समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़का उसके पास क्यों आया है, क्योंकि ड्रामा के मुताबिक उसकी सुन्न से सगाई होने वाली है। उसे यह भी एहसास हुआ कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि चाजियान ने उसे छोड़ दिया था और तभी उसने मेहमानों के बीच आरोन ली रॉन को देखा।
यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि सैन जुआन के सभी निर्देशक यहाँ आने वाले थे, लेकिन हान को लगा कि वह यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर उसने फैसला किया कि उसकी यहाँ वाकई कोई ज़रूरत नहीं है, और स्थिति इतनी स्थिर हो गई थी कि मूल कहानी इसे नहीं बदलेगी। शिन्स को न तो उपाध्यक्ष के रूप में पहचाना गया और न ही मंगेतर के रूप में। शायद इसीलिए उसने अपनी भूमिका छोड़ दी और गायब हो गए। हान की इच्छा थी कि काश वह भी ऐसा कर पाती। और अब 1 घंटे बाद लड़की ने इस कार्यक्रम से हटने का फैसला किया। जब वह जा रही थी तो एक आदमी ने उसे पकड़ लिया, उसे धक्का दिया और चिल्लाने लगा कि सब उसकी गलती थी। सारा को समझ नहीं आया कि उसने क्या गलत किया था और दूसरे लोग लड़ाई को देखने लगे, यह सोचकर कि यह आदमी कौन था जो जोली के साथ था। अंदर तक पीछे से उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और सुरक्षा कर्मियों ने उस आदमी को पहले ही पकड़ लिया था। वे उसे घसीटकर बाहर की ओर ले जाने लगे और वह चिल्लाता रहा कि शिन ने उसके बच्चे के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। चाउ ने भी शोर सुना और गुस्सा भी हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह औरत उसे और कितना दुख पहुंचाने वाली है। जब वह दूसरे मेहमानों के बीच से निकला तो उसने देखा कि उसकी दुल्हन जमीन पर बैठी रो रही है। संगीत सुन्यान भी दौड़कर उसके पास गया और उस सारी गड़बड़ी के लिए माफ़ी मांगने लगा जो अभी अभी हुई थी। वह उसने कबूल किया कि उसने उस आदमी को खुद अंदर आने दिया क्योंकि उसने कहा था कि वह सारा को कुछ बताना चाहता था, और दावा किया कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। शिन्स सारा ने अपने हाथ से अपना मुंह पोंछा और ली ने देखा कि उसे खून बह रहा है, लेकिन उसने उसे चुप रहने के लिए डांटा। फिर वह उठी और डूबे हुए चूहे की तरह बाहर की ओर बढ़ी, इस बात की भी परवाह नहीं की कि उस समय बाकी लोग क्या सोच रहे थे। लोग सच में इस बारे में बात करने लगे हैं, यह समझे बिना कि वीपी ने उस आदमी की बेटी के साथ क्या किया होगा। मेरा मतलब है, वह जानती है। उसके गुस्सैल स्वभाव और उसकी वजह से सान पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है। शिन सोच रही थी कि उसने गड़बड़ कर दी है और उसे अपना वादा याद आ गया कि वह कम प्रोफाइल में रहेगी। मूल कहानी में शिन की सारा, क्योंकि उसे कभी स्वीकार नहीं किया गया था, ने अपना किरदार छोड़ दिया और गायब हो गई। हान को भी ऐसा ही लगा। वह बस ऐसी परिस्थितियों से बचने की कोशिश करेगी, अपना सिर नीचे रखेगी। और फिर उसने अपनी पूर्वकार से निर्देशक को देखा। निर्देशक ने उसे तुरंत पहचान लिया और उसे यहाँ से चले जाने को कहा, इसलिए वह उसकी कार में कूद गई। निर्देशक उसे ले जाने वाला था अस्पताल, लेकिन सारा ने विरोध किया और उसे घर ले जाने के लिए कहा। बाइक मुख्य सचिव भी थी। शिन ने उसे समझाया कि किसी आदमी ने उस पर हमला किया था और उससे इसकी जांच करने को कहा। निदेशक हैरान थे कि उपाध्यक्ष को वास्तव में याद नहीं था और उन्होंने कहा कि वह हाल ही में काम के दबाव में थी। सुरक्षा कंपनी के कर्मचारी के साथ एक घटना हुई थी और शिन ने उसके साथ सचमुच हद कर दी थी। वह आदमी उसका पिता है और उसकी बेटी खुद को मारने की कोशिश के बाद कोमा में है। बात यह है कि इसे इस तरह से नहीं माना गया, जानबूझकर किया गया, और एक पिता होने के नाते पीक उस आदमी को दोष नहीं दे सकता। फिर भी वह चुपचाप बैठकर इसे नज़रअंदाज नहीं करने वाला था। वह कुछ वकीलों को इकट्ठा करके कानूनी कार्रवाई करना चाहती थी। शिन सर ने उसे ऐसा न करने और स्थिति को ठीक करने का कोई रास्ता निकालने की विनती की। संगीत उसने कहा कि वह घुटनों के बल बैठकर माफ़ी भी मांगेगी। लड़की मुख्य सचिव से विनती करने लगी कि पीड़िता जो भी समझौता चाहती है वह कर दिया जाए। फिर सारा ने कहा कि अगर पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं तो वह मुआवजा देना चाहती है। इसमें शामिल सभी लोग। पेक का शर्मिंदा चेहरा देखकर लड़की को एहसास हुआ कि और भी मामले थे और उसने उसे उनके बारे में बताने को कहा क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसने कितनी बार अनजाने में किसी को नुकसान पहुंचाया होगा और उसे आज जैसी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी या भुगतनी पड़ेंगी। एक पल के लिए वह वास्तविकता से दूर हो गई क्योंकि स्थिति इतनी विकट थी मानो वह किसी घटिया धारावाहिक में फंस गई हो। हान अब इस बेवकूफ़ की तरह नहीं जीना चाहती थी। उसके लिए दुनिया कोई मायने नहीं रखती थी। एक नाटक, लेकिन एक हकीकत जो पूरी तरह से कूड़ेदान की आग जैसी भी लग रही थी। बाद में ऑफिस में शिनसेरू से उसके फैसले के बारे में पूछा गया, लेकिन उसने अपने कारण साफ साफ बता दिए। उसे लगा कि यह पद मैनेजर के लिए बिल्कुल सही है और इसके अलावा चेयरमैन ने भी इसे पहले ही मंजूरी दे दी थी। कर्मचारी ने तुरंत वाइस प्रेसिडेंट से अपनी बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन जवाब में वह बस मुस्कुरा दी।
फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और एक रिकॉर्डिंग बजाई जिसमें वह कह रहा था कि वह चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई है। तब भी जब कंपनी टैंकिंग के बाद चेयरमैन ने किसी वजह से उसे वाइस प्रेसिडेंट बनाने का फैसला कर लिया, जबकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये सब मैनेजर ने ब्रेक रूम में उसके सामने ही सिरू के बारे में कहा था, मानो वो अपनी बेकार नौकरी का मजा ले रहा हो। उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए, कहने लगा कि उसका ये मतलब नहीं था, लेकिन शिन ने बताया कि बातचीत में कुछ भी अस्पष्ट नहीं था। हालांकि अगर वो शेड्यूल तय करने में मदद करता है तो वो रिकॉर्डिंग डिलीट करने और अपॉइंटमेंट पर दोबारा विचार करने पर विचार करेगी। अब से सारा काम उसे उससे गुजरना होगा और प्रबंधक को उसे सूचित रखना होगा और उसका नाम परिणामों में जोड़ा जाएगा। वह कुछ समय से सोच रही थी कि पुनर्गठन जरूरी है क्योंकि ज्यादातर निदेशकों को अनुचित लाभ मिल रहा है। इसलिए उसे कंपनी की स्थिति की गहराई से जांच करनी होगी और उसे फिर से शीर्ष पर लाना होगा। हान जानती थी कि यह आसान नहीं होगा और उसका सिर घूम रहा था क्योंकि यह सब उससे अलग था जिसकी वह आदी थी। लेकिन काम के अलावा उसे अभी भी एक और ज़रूरी काम निपटाना था। लियोन, वह उसे एहसास हुआ कि ली उस पार्टी में मेहमानों की जिम्मेदारी संभाल रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसने जानबूझकर किसी बिन बुलाए मेहमान को बुलाया था। लेकिन सन ने तुरंत माफ़ी मांग ली, यह कहते हुए कि उसके इरादे नेक थे। लेकिन शिन सारा फिर भी उससे जल गई। हान को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इतनी तुच्छ सोप ओपेरा जैसी योजना में फंसाया गया है। वह कॉफ़ी पीने के लिए रसोई में गई और वहीं ली रॉ ने उसे देखा और उसके हाथ पर पट्टियां भी देखी। उसे लगा कि उसे पार्टी में चोट लगी है और उसे तुरंत याद आया कि वह जांच करना चाहता था। पता नहीं क्या हुआ। रॉ ने यह भी देखा कि उसका तथाकथित मंगेतर उसे गौर से देख रहा था और वह समझ नहीं पा रहा था कि वे अलग अलग क्यों आए थे। संगीत उसे यह भी गुस्सा आ रहा था कि चौबस वहीं खड़ा देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कमज़ोर बदमाश उसकी दुल्हन की रक्षा क्यों नहीं कर सका। लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर वह खुद उसके पास गया तो वे फिर से लड़ सकते हैं। फिर रॉन ने सेक्रेटरी बाइक से कार मुख्य द्वार पर लाने को कहा, यह समझाते हुए कि शिन से मुसीबत में। उसने उसे अभी अभी देखा और समझ गई कि उसे भी कॉफ़ी चाहिए। उसने उसे कॉफ़ी पिलाने की भी पेशकश की, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया। वह नहीं चाहती थी कि वह सोचे कि उसने वहाँ कुछ गंदा डाल दिया है। वह रसोई से बाहर जाने लगी और रोवून ने अचानक पूछा कि क्या वह ठीक है, जो सारा को थोड़ा हैरान कर गया। संगीत इसके अलावा वह फिर से अचेत हो गई, लेकिन फिर सवाल समझ गई और कहा कि वह ठीक है और डॉक्टर के पास भी गई है। अपने भाई को एक सुखद कॉफ़ी ब्रेक की शुभकामना देने के बाद उसने तुरंत अपने कमरे में वापस चली गई और खुद को अंदर से बंद कर लिया। संगीत सारा को समझ नहीं आ रहा था कि रोवून ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, क्योंकि उसे यकीन था कि वह उसके हालचाल के बारे में कुछ कहेगा। फिर उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, हालांकि उसे पता नहीं था कि क्यों, क्योंकि उसे इसकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए थी। अगले दिन एक बैठक में शिन और दूसरे निदेशक कोल से जुड़े व्यवसाय पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने पूरा सौदा रद्द कर दिया। अल्पकालिक मुनाफे आड़े आ रहे थे और कुछ व्यावसायिक साझेदारों के साथ कुछ समस्याएं थी। सारा ने कहा कि वह अभी भी उनकी ओर से पर्याप्त कार्रवाई नहीं देखी जा रही थी और उन्होंने इस मामले को इसी साल पूरा करने की मांग की। उन्होंने सभी की पृष्ठभूमि की जांच करने की भी मांग की, फिर कहा कि उन्हें लेखा विभाग से बात करनी होगी। सचिव ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में कंपनी की रेटिंग बढ़ी है और उन्होंने कहा कि यह उनकी मदद की बदौलत है। लेकिन पीक ने असहमति जताते हुए कहा कि यह सफलता पूरी तरह से शिनसर के प्रयासों की वजह से है। फिर उन्होंने कबूल किया कि चेयरमैन उनके बारे में पूछ रहे थे, जिससे वह हैरान रह गई। हालांकि वह उसके पिता भी काम पर जब भी उनकी राहें मिलती, चेयरमैन शिन उसे नज़रअंदाज कर देते थे और कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे वे एक ही घर में रहते ही नहीं। वह आदमी अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर ही नहीं निकलता था। लेकिन अब वह दंग रह गई थी। फिर उसने सेक्रेटरी के सामने कबूल किया कि डायरेक्टर ली रॉ भी उसके कारोबार और हालचाल पूछ रहे थे। उसे लगा कि वह उससे नाराज हो जाएगा और उसे कहेगा कि उसे परेशान करना बंद कर दे। पीक जानता था कि उनके बीच कुछ अजीब चल रहा है, लेकिन उसे लगा कि शिन सारा को कुछ तो पता होना ही चाहिए था। उसने कबूल किया कि उस दिन रॉन ने ही उसे फ़ोन किया था
और वाइस प्रेसिडेंट शिन को लेने आने के लिए कहा था। पीक ने वजह नहीं पूछी क्योंकि वो आदमी पहले से ही मुश्किल में था। सारा बस मुसीबत में थी और उसे मदद की ज़रूरत थी, इसलिए लेरू ने उसे फ़ोन किया। अब लड़की समझ गई कि सेक्रेटरी पीसी ठीक समय पर क्यों आ गए। लगता है एरॉन को उसकी बहुत परवाह थी, लेकिन जब उसने भागने की कोशिश की तो उसने उसे डांटा और सारा समझ नहीं पाई कि वो आदमी क्यों आ रहा था, ऐसा व्यवहार कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कुछ काम निपटाया और बस वित्तीय रिपोर्ट ही बची थी। सच कहूं तो हान को काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। शेड्यूल के हिसाब से काम करने के लिए उसे ऑफिस बहुत जल्दी पहुंचना पड़ता है। उसने कुछ खाने का सोचा और लाउंज में उसने देखा कि एक आदमी अकेला बैठा है और उसे आवाज़ दी। उस आदमी ने उसका अभिवादन किया और पूछा कि हाल फिलहाल में वह कैसी रही है, और सारा ने उससे अपना परिचय देने को कहा। उस आदमी को एहसास हुआ कि उपराष्ट्रपति वाकई अपनी याददाश्त खो चुकी हैं और उसने कबूल किया कि वह भी उसी का सदस्य है। 8 अमर हान को याद आने लगा कि टीवी नाटकों में सभी अधिकारी कम से कम एक बार चुड़ैलों से अपने व्यवसाय की सफलता के बारे में पूछते थे। उस आदमी ने यह भी देखा कि लड़की की आत्मा बदल रही थी और उसने मजाक में पूछा कि क्या भविष्य में उसका भाग्य बदलेगा। शिनसेरा को यह पसंद नहीं आया कि वह बात करना बंद नहीं कर रहा था क्योंकि वह सचमुच खाना चाहती थी। उस आदमी ने कबूल किया कि वह उपराष्ट्रपति के रूप में उसके जीवन का अनुमान नहीं लगा सकता था और फिर उसने उसे अलविदा कहने का फैसला किया। शाम तक सारा खुश होकर घर पहुंची कि उसे कोई परेशानी नहीं हुई। रात में काम पर वह नहाना और अपनी गोलियां लेना चाहती थी। हालांकि जैसे ही उसने कमरे की दहलीज पार की, उसने रुआन का बेसुध शरीर फर्श पर पड़ा देखा। शिन तुरंत उसके पास दौड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह ठीक होगा और उसने उसे पुकारने की कोशिश की, लेकिन आयरन को होश नहीं आया और सारा को समझ नहीं आ रहा था कि एम्बुलेंस बुलाई या नहीं क्योंकि वह जाग नहीं पा रही थी और बटलर पहले ही जा चुका था। फिर लड़की ने उसे घसीटकर अपने कमरे में ले जाने का फैसला किया, जहां बड़ी मुश्किल से कोशिश करते हुए उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद वह लड़का जाग गया और सारा ने तुरंत उसे ज़रूरी दवाइयां दी और उसे पहले थोड़ा दलिया खाने को कहा। उसने उसे यह भी बताया कि वह उसके दरवाजे के सामने बेहोश हो गया था और उसने उसे उठाकर अपने कमरे में पहुंचाया। उसने प्रोफेसर किम को भी फ़ोन किया और उन्होंने माना कि रोवून बहुत ज़्यादा काम करता था और अक्सर इस वजह से बेहोश हो जाता था। एरॉन ने अपनी बहन द्वारा दिए गए दलिया को शक की निगाह से देखा और पूछा कि क्या उसने बनाया है। लड़की ने बताया कि यह सिर्फ चावल का दलिया, क्योंकि पेट के लिए यह सबसे आसान चीज़ है। उस लड़के को अब भी यह अजीब लगा कि वह खाना बना सकती है और उसने बताया कि वह बिल्कुल नौसिखिया है, बस ऑनलाइन एक रेसिपी फॉलो कर रही है। हान को एहसास हुआ कि असली सारा खाना नहीं बना सकती क्योंकि उसके जैसी लड़कियां बस एक निजी शेफ से सब कुछ बनवा लेती हैं। रून ने धीरे से चम्मच अपने मुंह तक पहुंचाया, लेकिन अपनी बहन को बता दिया कि उसे देखने की ज़रूरत नहीं है और वह जाने को तैयार हो गई। दरवाजे के बाहर पहुंचते ही हान को एहसास हुआ कि उसे बस उसे देखना पसंद है। हाँ, वह बहुत प्यारा लग रहा था और उसे लगा कि वह अपना आपा खो रही है। लड़की को लगा कि वह बस थकी हुई है और अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, इसलिए उसने जल्द से जल्द सोने का फैसला किया। इसलिए उसकी माँ सुश्री सॉन्ग उसे इस वीआईपी पार्टी में जाने के लिए बार बार मना रही थी, कह रही थी कि वह हर समय यूं ही मेहनत नहीं कर सकती। सारा को यह अच्छा नहीं लग रहा था और उसने रुआन को जाने का सुझाव दिया, लेकिन वह एक व्यावसायिक यात्रा पर गया हुआ था और शिनसर ही एकमात्र व्यक्ति था जो सॉन्गवान का प्रतिनिधित्व कर सकता था। इसके अलावा उसकी माँ को खबर मिली कि कंपनी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, यानी उसकी बेटी। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। उसे पता था कि उसकी माँ की बात में दम है। चीज़ों को पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए उसे ऑफिस के बाहर भी खेल खेलना ज़रूरी था। तभी उसे ख्याल आया, क्यों न एक बार कोशिश की जाए। वह इतनी दूर आ चुकी थी, इसलिए जाने को तैयार हो गई। बाद में उसने चाजियान को उसे शामिल करने के लिए धन्यवाद दिया, यह जानते हुए भी कि उसके कुछ और ही प्लान हैं। उसने उसे यह भी चेतावनी दी कि वह उसे यूं ही छोड़कर नहीं जा सकता। जब से वे साथ आए हैं तब से वे साथ ही हैं। फिर उसने उससे कहा कि थोड़ा शांत हो जाओ, बस उसके डेट की तरह व्यवहार करो और वह ठीक रहेगा। वह मान गया
यह सोचकर कि अगर वह उसे फिर से अपना पार्टनर बनाने के लिए कहने के बाद वह अब सगाई तोड़ने के लिए जोर नहीं डालने वाली थी। उसने बस उसे खुद सोचने के लिए कहा, यह जानते हुए कि वह कितना परेशान था, हालांकि वह उससे पूरी तरह तंग आ चुकी थी। यही उनकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जिसने कहा कि वे असल में उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे जितना उसने सुना था। सारा ने गैलरी के उद्घाटन पर उसे बधाई दी और कहा कि अंदर भी बाहर की तरह ही खूबसूरत है। उसने बताया कि उस दोपहर बाद एक कॉकटेल शो होगा और उम्मीद है कि वे इसका आनंद लो। लड़की ने अपने मंगेतर को धीरे से धक्का दिया, जिससे वह मान गया कि वे दोनों बहुत अच्छा समय बिता रहे हैं। उसे यह भी आश्चर्य हुआ कि वह उसे ऐसे क्यों देख रहा था, मानो उस मुस्कान को बनाए रखना उसके लिए मुश्किल हो रहा हो। उसने विरोध किया और कहा कि उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी होने वाली दुल्हन इतनी मिलनसार हो सकती है। उसने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। तभी एक लड़की आई और शर्माते हुए सारा का अभिवादन किया और हान ने उसे पहचान लिया। वह सोनांग की सबसे शांत दोस्त थी। हालांकि वह उसका नाम नहीं जानता था और उसने कबूल किया कि उसने सारा से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पास उससे संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं था। वह बाद में सोनांग से पूछने वाली थी, लेकिन चूंकि शिनसेर यहाँ था, उसने सोचा कि वह उससे अभी पूछ लेगी। फिर अजनबी ने बताया कि वे शनिवार को एक पार्टी में हैं और उम्मीद है कि वाइस प्रेसिडेंट भी आ सकेंगे। सारा को लगा कि यह बस अमीर लड़कियों का एक और जमावड़ा है, इसलिए वह जाने के लिए तैयार हो गई और उनसे उनका संपर्क विवरण पूछा। इसके अलावा उसने देखा कि यह लड़की उसके साथ बाकियों से बेहतर व्यवहार करती है और ऐसा लग रहा था कि उसके इरादे नेक हैं। सारा उम्मीद थी कि इसका मतलब है कि आखिरकार सब ठीक हो जाएगा, और इस पार्टी में उसे लगा जैसे उसकी प्रतिष्ठा बदल रही है। पहले शिन सारा सानन ग्रुप के लिए शर्मिंदगी का कारण थी, एक पागल औरत जिसे उसके मंगेतर ने भी छोड़ दिया था। लेकिन अब वह चाज के साथ बाहों में बाहें डाले आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ घूम रही है और ऐसा लग रहा है जैसे वो पुरानी अफवाहें बस अफवाहें ही हैं। एक मुश्किल दौर के बाद वह और उसका मंगेतर फिर से साथ हैं और उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह सचमुच दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर है। समझाने की कोशिश करने के बजाय हर अफवाह के बाद उसे लगा कि सबको असली बात दिखा देना ही बेहतर है। उसने अपने प्रेमी को यह भी याद दिलाया कि उसे सचमुच उसका हाथ थामे रहना है। उसे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस सबको दिखा देना है कि वे दोनों कितने प्यार में हैं। तभी सारा की नज़र सुन्युंग पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि वह ऐसी पार्टी बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। उन्होंने एक दूसरे को नमस्ते कहा और ली ने कबूल किया कि उसने चायान के बारे में बहुत कुछ सुना है। फिर खुद को सारा की करीबी दोस्त बताया। सौंग ने शिनसर के चेहरे पर एक अजीब सी भाव देखा और उसे लगा कि उसे नहीं पता उसे उसकी बातें पसंद आईं, इसलिए उसने तुरंत माफ़ी मांगी। फिर उसकी दोस्त ने पूछा कि उसकी चोटें कैसी हैं, उम्मीद है कि वे ठीक हो जाएंगी, और उस दिन के लिए फिर से माफ़ी मांगी और कहा कि वह बहुत चिंतित थी। संगीत सेंग ने जोर देकर कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आदमी ऐसा व्यवहार करेगा, क्योंकि वह बहुत अच्छा लग रहा था। उसने तुरंत एक डॉक्टर को भी बुलाया, लेकिन सारा पहले ही जा चुकी थी और ली को लगा कि उसकी दोस्त उससे नाराज है, इसलिए उसने फ़ोन नहीं किया। सारा इस बातचीत से थोड़ी थक गई थी और उसने विनम्रता से बताया कि वह बीच में थी चा जयोन के साथ बातचीत। उसके बाद वह उसके साथ दूसरी दिशा में चली गई। पहले अपनी दोस्त से बाद में मैसेज करने के लिए कहा। उसने यह भी बताया कि वह ली के कॉल्स को नज़रअंदाज नहीं कर रही थी, वह काम में बहुत व्यस्त थी और उसके पास बात करने का समय नहीं था। फिर हान को लगा कि उसे ऐसा कहने की आदत हो गई है और उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी गलती उसकी ही थी। चा को लगा कि क्या वह रोवोन ग्रुप के चेयरमैन की बेटी थी और उसे भी पता था कि वे अच्छी दोस्त हैं। सारा ने उनकी पुष्टि की, दोस्तों, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि उसे उस लड़की के साथ असहजता महसूस होती है। फिर उसने मुझे इसे नज़रअंदाज करने के लिए कहा कि पार्टी में जो कुछ भी हुआ वह ली की गलती थी और उसकी छवि को कोई नुकसान नहीं होगा। उस लड़के को याद आया कि उसने सोचा था कि उसकी मंगेतर फिर से उसके साथ खिलवाड़ कर रही है और वह यह देखने के लिए बेताब था कि आगे क्या हुआ। लेकिन तभी उसने सुन्यांग के चेहरे पर एक अजीब सी भाव देखा, मानो पता ही नहीं चल रहा था कि वह वाकई चिंतित थी या नहीं।
और अगर उसने सही समझा तो यह कोई गलती नहीं थी, और वह लड़की सारा से सचमुच नफरत करती है, उसकी मंगेतर। फिर उसने पूछा कि क्या उसे सेयुंग पसंद है और उनसे मिलवाने की पेशकश भी की, लेकिन उसने मना कर दिया। हान जानता था कि नाटक के अनुसार उनकी अच्छी बनती है, लेकिन जाहिर है कि वह दिखावा कर रहा है। वे दूसरी मंजिल पर गए, जो सारा को बहुत पसंद थी। उसे लगा कि वह प्रदर्शनी हॉल से ज्यादा किसी महल जैसा लग रहा है। फिर उसने चार्ज को धन्यवाद दिया क्योंकि उसे लगा कि उसे आज इस कार्यक्रम में अकेले जाना होगा। हालांकि उसे लगा कि उसे बस उस पर तरस आ रहा है, क्योंकि वरना वह सचमुच बहुत बुरा होगा। तभी चा ने उसे देखा और उसकी ड्रेस के नीचे कंधे पर चोट के निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और उसने सुझाव दिया कि वे धीरे धीरे नीचे चले क्योंकि कॉकटेल शो शुरू होने वाला था। नीचे एक आदमी उनके पास से गुजर रहा था जब वह फिसल गया और चा ने मुश्किल से उसका कॉलर पकड़ा ताकि वह उन पर न गिरे। यान ने उस आदमी को सीढ़ियों के पास खुद पर ध्यान रखने को कहा और उसने माफी मांगते हुए कहा कि फर्श बहुत फिसलन भरा था। चा ने दुल्हन से भी पूछा कि क्या वह ठीक है और उसने उसे आश्वस्त किया कि वह ठीक है। उसने यह भी कहा कि उसका मंगेतर एस्कॉर्टिंग में बहुत अच्छा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस पार्टी में उसने उसे क्यों छोड़ दिया। सारा ने उसे धन्यवाद भी दिया क्योंकि उसे पता था कि सार्वजनिक रूप से ऐसा करने से उनका रिश्ता बेहतर लगता है। वापस आते समय लड़की ने सुझाव दिया कि वे साथ में डिनर करें, हालांकि वह जानती थी कि यह उसके लिए कोई आकर्षक प्रस्ताव नहीं था। सारा ने बताया कि वह उन बातों पर बात करना चाहती थी जिन पर वे पहले बात नहीं कर पाए थे, और स्पष्ट किया कि उसका मतलब सगाई तोड़ना था। वे एक रेस्टोरेंट में गए जहां उसने सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया और पूछा कि चा ने उससे शादी करने का फैसला करते समय क्या चाहा था। उसने उसे वह सब देने का वादा किया जो वह चाहता था, यह सोचकर कि जरूर किसी चीज ने उसे उसके जैसी कठोर महिला के साथ संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया होगा। इसके अलावा वह जानती थी कि उसकी कंपनी गंग गैंग एक अस्थिर आधार पर बनी थी, जिसकी शुरुआत एक गुप्त ऋण व्यवसाय के रूप में हुई थी। इसलिए उससे शादी करना उसके लिए एक बड़ी बात रही होगी, जबकि उसके लिए व्यक्तिगत रूप से सगाई बस एक सनक थी। फिर भी लड़की समझ नहीं पा रही थी कि चा शिनसेरा से सगाई क्यों रखना चाहता था, जिसे वह स्पष्ट रूप से बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चा को शांति पसंद है, और शांति और नियंत्रण, लेकिन अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने लुमेचे नामक एक सहायक कंपनी बनाई। लुमेचे ने जबरदस्त विकास किया और एक के बाद एक डिमांड की शाखाओं को निगल लिया। सारा गुमांग समूह के चेयरमैन के पोते के प्रति आसक्त थी और वहां मौजूद हर कोई इस शादी के लिए जोर दे रहा था, यह सोचकर कि यह दोनों के लिए फायदेमंद होगा। शिन सारा ने बस लॉजिस्टिक्स संचालन लुमेचे को सौंपने की पेशकश की, जो सगाई तोड़ने के लिए एक अच्छा विदाई उपहार होगा। चार्ज को यह अच्छा लगा, लेकिन वह जानता था यह बस एक ख्वाब था, ऐसा कुछ जो असल में कभी हो ही नहीं सकता था। इसके अलावा वह जियांग वान ग्रुप के चेयरमैन की बेटी भर है। कंपनी में उसके पास ज्यादा ताकत नहीं है। संगीत और सुनो, उसने इस शादी का इस्तेमाल करके ली राउंड को मात दे दी क्योंकि उसके पास ली राउंड जैसे हुनर नहीं है। संगीत सारा को एहसास हुआ कि उसे लगा कि वह अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है, और जब उसे कोई बात परेशान करती है तो वह घबरा जाती है ताकि गुस्सा न हो। उसने यानू को समझाया कि उनके बीच अभी भी विश्वास की कमी थी, इसलिए उसे लगा कि उसे कुछ बताना जरूरी है। उसने बताया कि सुनान ऑडिट टीम जल्द ही एक निष्पक्ष व्यापार निदान करेगी। यह समूह सीधे चेयरमैन को रिपोर्ट करता है और ली राउंड इसमें कुछ नहीं कर सकता। ऑडिट के बाद बोली लगाने की होड़ होगी जहां सारा लेमेंट का पूरा समर्थन कर सकती है, और उसने उसे याद दिलाया कि वह चेयरमैन शिन की बेटी है, इसलिए चाउ को उससे शादी करने की जरूरत नहीं है। वह अभी भी विरासत पा सकता है और व्यवसाय का मुनाफा बहुत ज्यादा होगा। संगीत चा ने बहस नहीं की, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने पहले उससे शादी के लिए क्यों मिन्नतें की थी और अब अचानक उसका मन बदल गया है। उसने एक साधारण सा स्पष्टीकरण दिया, वह अब उसे पसंद नहीं करती क्योंकि वह अपनी मंगेतर को नज़रअंदाज कर रहा है और उससे बच रहा है। इसके अलावा वह बेपरवाह, एक तरफा और दिखावे के लिए बदतमीज व्यवहार करता रहा है। चा का घमंड उसे हमेशा शिंसरा से आगे निकलने के लिए उकसाता था, इसलिए वह लगातार बहस करता रहता था और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं।
इसके बाद उसने रिश्ता खत्म करने का सुझाव दिया। अगर जे यन को किसी और चीज में दिलचस्पी नहीं थी तो इस चर्चा में क्या होता। सारा शनिवार को उस शांत लड़की से मिली और उसे आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। यहाँ थोड़ी आवाज थी और हान दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक अलग माहौल पसंद करता। फिर भी आसपास के लोग खुश दिख रहे थे और लड़कियां एक मेज पर बैठ गईं जहां और दोस्त पहले से ही इंतजार कर रहे थे। यह उनका पहला नियोजित मिलन था, लेकिन सारा देख सकती थी कि वे अभी भी असहज थीं क्योंकि वे दोस्ती बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी से क्यों कुछ और लोगों के साथ आया। दोस्तों और सारा ने तुरंत दिखावा किया कि वह आ गई है। अब हान को पता चल गया था कि सेओंग कैसी इंसान है, क्योंकि वह उसके चेहरे को आसानी से पढ़ सकती थी और अभी वह गुस्से में थी। ली ने असल में सारा के आने का कारण पूछा, उसे याद दिलाया कि वह इतनी व्यस्त है कि बात भी नहीं कर सकती। सेओंग ने यह भी बताया कि वह उससे बात करना चाहती थी, लेकिन जब उसने फ़ोन किया तो उसने जवाब नहीं दिया। फिर वह जानना चाहती थी कि उनमें से किसने उसकी बजाय सारा से संपर्क किया था, लेकिन लड़कियां चुप हो गईं। लेकिन शिन सारा ने कबूल कर लिया। सारा ने बताया कि वह आना चाहती थी, इसलिए उसने खुद पता पूछा और उसे बस एक ब्रेक चाहिए था। सारा ली का निमंत्रण सीधे स्वीकार करना चाहती थी, लेकिन उसे पता चला कि ली ने उसके काम के सम्मान में उसे आमंत्रित नहीं किया। उसने यह भी बताया कि काम पर सब कुछ शांत हो गया था और उसकी कुछ देर की याददाश्त की समस्या भी हल हो गई थी। शिन सारा ने दूसरों को समझाया कि यह ज्यादा काम करने की वजह से हुआ था। उस समय वह बेहोश हो गई थी और उसका सिर जोर से टकराया था। वह अपनी मां को भी नहीं पहचान पाई थी। पहले तो वह कुछ दिनों तक आउटपेशेंट केयर में रही, लेकिन अब वह ठीक है। इसके अलावा सेक्रेटरी बेक और ली रॉ भी हैं और आसपास बहुत से लोग हैं जो उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अचानक सेओंग ने स्वीकार किया कि उसे ली रॉ के साथ अपनी दोस्ती के बारे में पता नहीं था, क्योंकि उस निजी पार्टी में जब सेओंग सारा के पीछे गया था तब उनके बीच झगड़ा हुआ था। किसी को याद आया कि यही वह पार्टी थी जहां सेओंग को चाकू लगने से लगभग मौत हो गई थी, और जाहिर है कि सभी को इस बारे में पता नहीं था। लियांग ने तुरंत दोषी भाव बना लिया, लेकिन उसने कहा कि वह खुश है कि सारा और आयरन के बीच अब सब ठीक चल रहा है। इसके अलावा गैलरी के उद्घाटन के समय ऐसा लग रहा था कि उसके और चा जे यूंग के बीच फिर से अच्छे संबंध बन गए हैं। सियोंग यूंग ने यह भी देखा कि सारा लड़कों से बहुत जल्दी घुल मिल जाती है और सारा बस मुस्कुरा दी। उसे बस रोवून याचा के साथ कोई अनबन याद नहीं थी। कुछ हुआ भी तो उसके भाई ने उस घटना के बाद उसके लिए एक कार भेजी थी। वे काफी करीब हैं। बस संगीत कभी कभी सार्वजनिक रूप से झगड़ते हैं, लेकिन घर जाकर सुलह कर लेते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं और सब कुछ। लेकिन अगर शिन सारा को पता होता कि कोई उसकी जिंदगी में इतना दिलचस्पी रखता है तो वह उसके कदमों पर ज्यादा ध्यान देती। खैर, रूह के साथ उसकी लड़ाइयाँ भाई बहन के झगड़ों जैसी हैं, और चा के साथ जब वे टकराते हैं तो बस प्यारे लगते हैं, मानो बस फ्लर्ट कर रहे हों। शांत लड़की ने स्वीकार किया कि उसे यह कल्पना करना मुश्किल लगता है कि वे दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, खासकर जब से उसने सारा के मंगेतर को व्यक्तिगत रूप से देखा और सोचा कि वह शांत और दयालु है। सारा ने माना कि चा एक शांत स्वभाव का लड़का है और कभी अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करता, यहाँ तक कि जब वे बहस कर रहे होते हैं तब भी नहीं। उसने यह भी कहा, उसने स्वीकार किया कि उसका मंगेतर बेहद खूबसूरत है और उसे लोगों से उसकी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। हान यह दिखाना चाहती थी कि कैसे सियोंग की पिछली बातों ने सारा की बदनामी में योगदान दिया, और जब भी संवेदनशील सारा उससे बहस करती तो ऐसा लगता कि सिर्फ सियोंग ही सच बोल रहा है। इसलिए वीपी को बेवजह आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था, और अब वह ली से अपनी निजी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताने को कह रही है। वह थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन सारा अपने प्रेमी के बारे में सुनना चाहती थी जो वापस आ गया है। तस्वीर में यह स्पष्ट करते हुए कि यह निर्देशक चो जोंग वान है। कुछ लड़कियों को तो लियोन के डेटिंग करने की जानकारी भी नहीं थी, और सारा ने बताया कि वह उस कंपनी का निदेशक है जिसके साथ सन वान अभी साझेदारी कर रही है। शिन सेरा ने स्वीकार किया कि उन्होंने हाल ही में बात की थी और उसने देखा कि सुन्नियों की दोनों सहेलियां चुप हो गईं, लेकिन उनमें से एक ने आखिरकार पूछा कि वह उसके बारे में क्या सोचती है, और उसने उसके रूपरंग का वर्णन करना शुरू कर दिया और उसे वह वास्तव में कितना आकर्षक बताया। अचानक सुन्यूंग ने अचानक कहा कि वह वही है, मंगेतर।
वह बस अपने दोस्तों को बाद में सगाई की पार्टी देकर सरप्राइज देने के लिए इसे छुपा रही थी। फिर उसने कबूल किया कि उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उसकी लव लाइफ इस तरह से सामने आ रही है। सारा वाकई हैरान थी और ली शर्माती रही। उसने समझाया कि उसके दोस्तों को आखिरकार पता चल ही जाता, और फिर उसने कहा कि उसे वीपीशिन सारा की आदत हो गई है, जो भी उसके मन में आता है बिना कुछ कहे कह देती है। उस मुलाकात के बाद वह घर पहुंची और पूरी तरह से टूट गई। बातें कर रही थी। असल मकसद तो अपने क्षितिज को व्यापक बनाना और अपनी छवि को निखारना था, लेकिन ली सनक्यों के साथ यह एक टकराव में बदल गया। फिर भी उसे बहुत मजा आया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने सचमुच कुछ सच्चे, आप जानते हैं, दोस्ताना रिश्ते बनाए थे। सारा जानती थी कि उसने शायद थोड़ा ज्यादा कर लिया है, लेकिन वाइन बहुत अच्छी थी और उसने एक ज्यादा पी ली थी। यह सिर्फ कल रात के उसके व्यवहार की वजह से नहीं था। अब वह लड़खड़ा रही थी क्योंकि वह अभी भी नशे में थी और सीढ़ियों पर लगभग गिर ही गई थी। इसके अलावा उसका दिमाग लगभग चकरा गया था। खुद को एक नुकीले कोने पर मुश्किल से अपने हाथ से संभाल पा रही थी। हान जानता था कि ज्यादा शराब पीने पर वह हमेशा मुसीबत में पड़ जाती है, और इस बार उसे दिल का दौरा नहीं पड़ा, लेकिन उसने लगभग खेत ही खरीद लिया था। वह कुछ देर सीढ़ियों पर लेटी रही, ब्रह्मांड के बारे में सोचती रही। तभी उसके भाई ने उसे देख लिया। वह सोच रहा था कि वह इस तरह क्यों फैली हुई है। फिर उसे लगा कि कल रात उसने बहुत अच्छा समय बिताया होगा। रोवून ने अपनी बहन को आवाज दी, लेकिन वह बस बुदबुदाने लगी और उस पर उंगलियां हिलाने लगी, जैसे लड़कियां नशे में धुत होकर करती हैं। फिर उसे जिज्ञासा हुई कि घर में इतनी सीढ़ियां क्यों हैं, और उसे एहसास हुआ कि उसे अपने कमरे तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। उस आदमी को अब और भी यकीन हो गया था कि उसने बहुत ज्यादा पी ली है, और वह हिचकी लेने लगी और लड़खड़ाते हुए बोली, बिना इनकार किए भी। आर ने तुरंत उसे उठाया और अपने कमरे में घसीट लिया, क्योंकि अगर चेयरमैन और उसकी पत्नी ने उसे देख लिया तो उसे डांट पड़ेगी। सारा बताती है कि जब वह घबराई हुई होती है तो वह नशे में हो जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसके भाई पर चिल्लाने के बजाय उसे क्यों डांटा गया। उसे इसके अलावा एरॉन उससे नफरत करता है और चेयरमैन उसका पक्षधर है, फिर भी वह बकवास कर रहा है। वह आदमी किसी तरह अपनी बहन को उसके कमरे के दरवाजे तक घसीटने में कामयाब रहा, और वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। उसे उसकी नशे में बुदबुदाहट समझ नहीं आई, और फिर उसने समझाने की कोशिश की कि उसे घसीटकर बिस्तर तक ले जाना चाहिए। सारा ने कबूल किया कि उसे बहुत नींद आ रही है और वह वही जमीन पर बेहोश हो सकती है। एऑन ने उसकी बात मान ली और उसे बिस्तर पर पटक दिया, आलू की बोरी की तरह। उम्मीद कर रही थी कि वह आखिरकार उसे अकेला छोड़ देगी, लेकिन फिर उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे इतना पास खींच लिया कि उसके मन में कुछ गंभीर रूप से अनुचित विचार आने लगे। लेकिन शिनसर जानना चाहती थी कि वह ली सेंद के कितने करीब है, क्योंकि उसने मुलाकात में ऐसा व्यवहार किया जैसे वह उसे अच्छी तरह जानती हो। उस आदमी ने स्वीकार किया कि वह केवल उसका चेहरा पहचानता था, लेकिन वास्तव में उससे कभी बात नहीं की थी, जिससे सारा को आश्चर्य हुआ, क्योंकि ली ने दावा किया था कि वह उसे अच्छी तरह जानता है। और फिर शिनसर ने बुदबुदाते हुए कहा कि वह सब कुछ जानती है, जिससे एरॉन उलझन में पड़ गया। उसने अपनी बहन से पूछा कि वह क्या कहना चाहती है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि आज उसे उससे कुछ भी उपयोगी नहीं मिल रहा है। कुछ दिनों बाद ली जियान सारा से मिलने आए। उसे भविष्य में उपराष्ट्रपति की सहायता करनी थी। सारा ने बताया कि वह ज्यादातर सचिवीय काम करेगी, और उसने सुझाव दिया कि वे साथ मिलकर काम करें। लड़की एक अच्छी सहायक पाकर खुश थी, और उसी क्षण से उसका काम सचमुच जोरदार होने लगा। लेकिन आगे कई महीनों का गंभीर तनाव है, क्योंकि एक आलसी बेवकूफ़ हीरो को भी आज़ादी पाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। सारा ने चाजिन वू से अपनी सगाई तोड़ दी है, लेकिन अब उसे घर की सुरक्षा के लिए रोवन को नियंत्रण में रखना होगा। तभी चुजन डब्ल्यू अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। उसने देखा कि वह हमेशा की तरह ताज़ा ब्रूड कॉफ़ी के बजाय डिब्बाबंद कॉफ़ी पी रही थी। उसे लगा कि वह एक टाइम बम है, और उसने सोचा कि सबसे अच्छा यही होगा कि उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए, उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह से निकाल दिया जाए। उसने स्वीकार किया कि वह उसे पकड़ नहीं पा रहा था। ऑफिस में उसे एहसास हुआ कि वह जानबूझकर उससे बच रही थी। फिर उसे याद आया कि उसे पार्टी में चोट लग गई थी, और उसने पूछा कि वह कैसी है, और कबूल किया
कि वह चिंतित था। सारा ने देखा कि वह बिल्कुल लियोंग जैसा ही था। उन्होंने एक ही तरह से बात भी की, लेकिन उसकी चिंता के लिए उसे धन्यवाद दिया। फिर सारा ने कहा कि यह इतनी गंभीर चोट नहीं है जिसकी चिंता की जाए, और उससे कहा कि वह इसे भूल जाए। वह जाने लगी, लेकिन उसने अचानक उसका कंधा पकड़ लिया, जिससे वह पूरी तरह घबरा गई। जो जानना चाहता था कि वह उससे क्यों बच रही थी, लेकिन सारा, यह सोचकर कि मामला कार का है, उसे अपनी सेक्रेटरी से बात करने को कहा। जॉन ने समझाया कि उसे सेक्रेटरी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसे उससे कुछ खास बात करनी थी, और फिर उसने सीधे उसे बाहर चलने के लिए कह दिया। सारा हैरान रह गई, अचानक ये क्या हो गया, और उसने कबूल किया कि वह उसे सचमुच पसंद करता है और उसे घुमाने ले जाने की पेशकश की। सारा हैरान रह गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे, लेकिन उसने कहा कि जब से वे पहली बार मिले थे तब से उसे वह पसंद नहीं था। वैसे भी उसकी सगाई हो चुकी है और सारा हर दिन अपने मंगेतर के साथ बिताती है, इसलिए उसके पास दूसरे लड़कों से मिलने की कोई वजह नहीं है। इसके अलावा वीपी को पता चला कि उसकी सगाई लियांग क्यूंग से हो गई है और वह अपनी दोस्त के मंगेतर को डेट नहीं करने वाली है। सारा ऐसा कुछ नहीं करने वाली जिससे उसकी दोस्त नाराज हो, इसलिए उसने चो से कहा कि वह डेट के बारे में सोचना बंद कर दे। वह अपने ऑफिस चली गई, जिससे चो पूरी तरह उलझन में पड़ गया क्योंकि लियांग से सगाई की बात उसके लिए नई थी। बाद में सारा की मुलाकात रोवुन से हुई और उसे मिलने की जगह वाकई खूबसूरत लगी। साथ ही वह खुश भी थी कि भाई आने को तैयार हो गया। थोड़ी देर पहले सारा ने देखा कि वह लंच पर जाने वाला है और उसने सुझाव दिया कि वे किसी रेस्टोरेंट में चलें क्योंकि कैफेटेरिया पुराना हो रहा था। जिन कर्मचारियों ने यह देखा, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने पहली बार उन्हें साथ लंच पर जाते देखा था। मेज पर वह लड़का थोड़ा सोच में डूबा हुआ लग रहा था और सारा ने पूछा कि उसे क्या परेशान कर रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं बता रहा था। उसने बस इतना बताया कि वह सोच रहा था कि उसकी बहन को कोरियाई खाना कितना पसंद है, और सारा ने बताया कि उसकी बहन को भी कोरियाई खाना बहुत पसंद है। दुर्घटना के बाद सारा के स्वाद थोड़े बदल गए। समझ गया कि यह उसके लिए एक आश्चर्य की बात थी क्योंकि सारा को कोरियाई खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। रोवुन ने यह बात मानी, लेकिन उसे यह भी अजीब लगा कि वह अब उसके साथ डिनर कर रहा था और उसने कबूल किया कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उस लड़के को अचानक याद आया कि जब उसकी माँ शराब पी रही थी तो उसने आयरन को कहीं से देर से घर आते देखा था। उस लड़के ने उसे समझाया कि वह एक साइड जॉब कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस उम्र में आप कहाँ काम कर सकते हैं। उसका माँ को लगा कि यॉन झूठ बोल रहा है और वापस न आने के बहाने बना रहा है। उसे लगा कि वह अपने पिता की तरह उसे भी छोड़ देना चाहता है और अपनी माँ पर भी हंस रहा है। उसने उसे अकेले पालने के लिए सब कुछ त्याग दिया था, और अगर वह न होता तो उसकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती। फिर उसने उस पर एक बोतल फेंकी, लेकिन वह लड़का दरवाजे के पीछे छिपने में कामयाब रहा और वह चीख पड़ी, पूछने लगी कि वह उसकी बात क्यों नहीं सुन रहा है। कुछ समय बाद उसकी माँ का देहांत हो गया। उसने सुना था कि वह एक गुमनाम अभिनेत्री थी, लेकिन उसने पता नहीं उसके पिता कौन थे। जब उन्होंने अपार्टमेंट किराए पर लेना शुरू किया तो पड़ोसियों को सिर्फ यह बच्चा और उसकी माँ ही दिखाई देते थे, लेकिन फिर वह चली गई और अब वह बिल्कुल अकेला था। लोगों को इस बच्चे पर तरस आ रहा था जो अभी स्कूल में था, और उसकी माँ ने उसके लिए सिर्फ एक अलविदा पत्र छोड़ा था। उसमें उसने सच्चाई छिपाने के लिए माफ़ी मांगी थी और कबूल किया था कि उसके पिता सानन ग्रुप के चेयरमैन युंग मिलताए थे। वह उसे तुरंत नहीं बता सकती थी क्योंकि उसे डर था कि वह उसे छोड़ देगा, और अब वह उससे कह रही थी कि जो कुछ था उसे वापस ले ले। हकीकत में उसके बाद एरोन चेयरमैन सानन के पास गया, उसे अपनी माँ का पत्र दिखाया और सारी बात बताई। चेयरमैन शिन ने उस बच्चे से कहा कि वह उसकी तरफ देखे। उसने उस पर यकीन किया क्योंकि वह युंग मिलताई जैसा दिखता था। बस यूं ही उस लड़के की जिंदगी बदल गई और उसे तुरंत एक विशाल हवेली में ले जाया गया जहां वह रहने वाला था। रूना खुश थी कि उस लड़के की मौत के बाद चेयरमैन ने उसे बाहर नहीं निकाला, बल्कि खुले दिल से उसका स्वागत किया। अब वह एक विदेशी कार भी चला रहा था, एक ऐसी कार जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, और उसके पास अपनी निजी सुरक्षा भी थी। हवेली बहुत बड़ी थी,
आप यह भी नहीं बता सकते थे कि संपत्ति कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। फिर उसका परिचय चेयरमैन शिन के परिवार से हुआ और इसने उसकी जिंदगी पूरी तरह से उलट दी। सुन ने अपने पति को डांटा और कहा कि चेयरमैन यूंग का एक बच्चा था और अब वह उसे इस तरह वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। शिन ने अपनी पत्नी को अपनी जबान पर लगाम लगाने को कहा और कहा कि उसने सब कुछ सोच समझ लिया है, लेकिन वह इस पर यकीन नहीं कर रही है। उसने जिद की कि अगर वह कुत्ते का भला करना चाहता है तो डायरेक्टर पीक उस बच्चे पर नजर रख सकते हैं। सन को समझ नहीं आया कि उसे उस लड़के को अपने घर में क्यों लाना पड़ा जहां उनकी बेटी रहती थी, लेकिन शिन को कोई समस्या नजर नहीं आई और उसने कहा कि उनके पास काफी जगह है। उसकी पत्नी अब भी इस बात से नाराज थी कि रोवन की मां के गुजरते ही वह अचानक उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उसे लगा कि वह लड़का मुसीबत है, बुरा असर डालता है और उन्हें इसका पछतावा हो सकता है। लेकिन शिन जानता था कि सबको पता है कि वह चेयरमैन जे का बेटा है, इसलिए उसकी विरासत पाने में कोई समस्या नहीं होगी। उसकी पत्नी लगातार बहस करती रही, कहती रही कि उसने उससे इस बारे में बात करने की जहमत भी नहीं उठाई और यही असली मुद्दा था। शिन ने उसे फिर से कहा कि वह यह सब छोड़ दे, बच्चों के सामने तमाशा न करे और शांत रहे। इससे सोन हैरान रह गई क्योंकि उसका पति पहले से ही इस अनाथ बच्चे को अपने बेटे की तरह पाल रहा था और अब वह उस पर भी यही थोप रहा था। आखिरकार मामला थोड़ा शांत हुआ और आरोन ने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे चेयरमैन खुश हुए। शिन ने यह भी बताया वह आदमी स्कूल के लिए कुछ भी चाहिए हो तो बेझिझक पूछने को तैयार था और उसने अपनी बेटी को रॉन की मिसाल पर चलने को कहा। लेकिन शिन सारा को यह मुश्किल लगा क्योंकि वह बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, खूबसूरत पर शेड का सबसे तेज औजार नहीं, और उसकी माँ ने उसे यह कहने के लिए खूब डांटा। चेयरमैन शिन का घर आयरन को बड़ा और साफ सुथरा लगा। सब कुछ सचमुच चमक रहा था और वहां बेहद शांति थी। यह घर उस जगह से बिल्कुल अलग था जहां वह अपनी माँ के साथ रहता था और वह जानता था कि वह वहां का नहीं है, लेकिन वह वहां रहना चाहता था क्योंकि अगर वह हमेशा के लिए वहां रहता तो किसी को भी शिन परिवार के साथ उसका घूमना अजीब नहीं लगता। फिर रोम भी उनके जैसा ही बन जाएगा, वह एक बड़ा नाम बन जाएगा। कुछ देर बाद उस आदमी को एक संदेश मिला कि उसने नए कर्मचारियों के लिए इंटरव्यू पास कर लिया है। शिन को इस बारे में पता चला, लेकिन वह नाराज नहीं था। उसे बस यकीन नहीं हो रहा था कि वह उसकी पीठ पीछे इतनी मेहनत कर रहा है और कुछ नहीं कह रहा। रोन ने कंपनी में शामिल होने का जिक्र पहले न करने के लिए माफी मांगी। वह बस चिंतित था, हो सकता है कि वह कट ऑफ में जगह न बना पाए। लेकिन चेयरमैन को यह वाकई काबिले तारीफ लगा क्योंकि उस आदमी ने बिना किसी पर निर्भर हुए सब कुछ खुद किया। उसके बाद शिन ने उसे अच्छा काम जारी रखने के लिए कहा और कहा कि उसे अपने काम पर गर्व है। उस पल अपने प्रयासों को पहचान मिलने पर एरॉन अपने अतीत को भूल गया और उसे लगा जैसे वह शिन परिवार का हिस्सा हो। अब वह चेयरमैन शिन के परिवार का सदस्य था, जो उसे अपने साथ रखने में शर्मिंदा नहीं थे। लेकिन इसके अलावा शिन के साथ कुछ परेशानियां शुरू हो गईं। सारा, जो पहले दिन से ही उससे नफरत करती थी, और जब उपराष्ट्रपति बनने का समय आया तो उस लड़की ने पूरी तरह से गुस्सा दिखाया और कहा कि वह इसके लायक नहीं है। उसने उसे बुरी तरह पीटा भी और चिल्लाया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह सब कुछ वापस ले लेगी। सारा पूरी तरह से भड़क गई, एक कुर्सी पकड़ ली और उसे सचमुच उसे लेने ही वाली थी, लेकिन उसने अचानक उसे पकड़ लिया और कुर्सी फेंक दी। उसने उसे रुकने के लिए कहा और समझाया कि उसकी हरकतें गलत थी, लेकिन वह उससे लड़ती रही। लड़की लगातार यह कहते हुए कि रोवम बिल्कुल उसकी माँ जैसा है। उसने कहा कि उसे उससे पहले ही छुटकारा पा लेना चाहिए था। तभी बेटा कमरे में आया। यह दृश्य देखकर घबरा गया और स्पष्टीकरण मांगा। उसे पता था कि उसकी बेटी गुस्सा करने वाली है, लेकिन अभी के लिए उसने नौकर से बस गंदगी साफ करने को कहा। फिर उसने रोवन की तरफ देखा, जिसके चेहरे से खून बह रहा था, और उसे साफ कर दिया कि उसे कोई बड़ी बात नहीं लगी। इसके बाद उसने अपनी बेटी से पूछताछ शुरू कर दी कि वह दीवार पर सामान क्यों फेंक रही है। पूरी तरह से रोवन को नजरअंदाज कर रहा था। वह आदमी जानता था कि चेयरमैन की पत्नी भी उससे नफरत करती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। कम से कम काम पर तो सब ठीक चल रहा था और चेयरमैन शिन से अक्सर उसकी तारीफ होती थी। लेकिन एक दिन
शिन ने आरोन के हाथ पर पट्टी बंधी देखकर पूछा कि क्या उसे उसकी बेटी में दिलचस्पी है। उस शाम रोवन हमेशा की तरह इस विशाल और साफ सुथरे घर में लौट आया, लेकिन उस तंग अपार्टमेंट की तरह यहाँ भी उसकी जगह सीमित थी। ये सारी यादें उसकी आंखों के सामने घूम गईं जब वह शिन्स के साथ सारा ने डिनर किया, जिसने देखा कि वह कुछ खा नहीं रहा था। उस लड़के ने बताया कि वह डिनर कर चुका था और बहन खुश थी कि वे ठीक से खाना खाने के लिए बाहर निकल पाए। उसने यह भी बताया कि उसे ऑफिस में बैठे बैठे कुछ चीज़ें नजर आने लगी हैं, लेकिन इससे रोवन को वाकई हैरानी हुई। उसने पहले कभी कुछ नोटिस नहीं किया था, लेकिन सारा ने तुरंत अपनी गलती सुधारी, यह महसूस करते हुए कि उसने बिना सोचे समझे कुछ कह दिया था। फिर उसने सुझाव दिया कि वे वापस चलें, लेकिन आयरन को कोई जल्दी नहीं लग रही थी। उसके पीछे चलो। दरअसल उसने उसे लंच पर यह देखने के लिए बुलाया था कि क्या उनके बीच अब भी कोई असहजता है। रैन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी और उसे उस पर तरस भी आ रहा था, लेकिन अब कार्रवाई करने का समय आ गया था। फिर लीजी उसके लिए दस्तावेज लेकर आईं और उपाध्यक्ष ने उसके सहायक की अच्छी तरह से काम करने के लिए प्रशंसा की। अब वह गियान पर भरोसा कर सकती थी क्योंकि उसने जानकारी दी थी कि दर्द के बावजूद ली क्यों काम करता रहा। सुंगवान ऑडिट समूह ने एक निष्पक्ष बोली प्रक्रिया की घोषणा की और आइरिस कंपनी को समर्थन देने की योजनाएं बनाईं। वह इस्तेमाल करना चाहता था। ऑडिट के बाद होने वाली नीलामी में उत्तराधिकार की लड़ाई में उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया। बात यह है कि कुछ संदिग्ध चल रहा था और यह इतना स्पष्ट था कि ऑडिट समूह भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। अब इस जानकारी के साथ शिलसाहा असली काम शुरू करने के लिए तैयार थी, लेकिन कुछ दिनों बाद लड़की को एहसास हुआ कि आसान काम कभी नहीं चलता। मुसीबत निश्चित रूप से मंडरा रही थी। बैठक में बिक्री प्रक्रिया में नए मॉडलिंग तरीकों को लागू करने के बारे में एक लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। चो जोंगवान थे जिसने ये नवाचार सोचे थे और वह अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए बैठक में मौजूद था। उसने बताया कि वर्तमान में सैन जुआन प्रोडक्ट्स छूट की राशि प्रभारी व्यक्ति पर छोड़ देता है, लेकिन अगर वे एआई मॉडलिंग विधियों का उपयोग करते तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती। बैठक के दौरान जो पूरे समय शिन सर को घूरती रही, जिससे वह सचमुच परेशान हो रही थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। बैठक के बाद उसने धीरे से बुदबुदाया कि उसने उसके चेहरे पर छेद कर दिया है और आसपास बहुत सारे लोग थे। किसी वजह से इस लड़के ने सिर्फ उस पर ध्यान दिया था और अब अचानक वह गलियारे में उसके पीछे पड़ गया। सारा उसे मुक्का मारने से खुद को रोक नहीं पा रही थी और फिर उसने हिम्मत करके उससे अकेले में बात करने को कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब भी उससे क्यों बच रही है और उसने उसे याद दिलाया कि वह काम के अलावा उससे बिल्कुल भी संपर्क नहीं रखना चाहती। सारा ने साफ कर दिया कि यह एक बार का सौदा है और उसे जल्दी से अपनी बात कह देने को कहा। उसने उसे वही पुरानी बात दोहराई, डेट पर जाओ, घर में घूमो, उसकी कार, कुछ खाना ले लो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने बिल्कुल वही बात दोहराई, शब्दशः, और उसे याद दिलाया कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा वह अभी बहुत व्यस्त है और सच कहूं तो उससे बहस करते हुए बहुत थक गई है। जो अचानक बुदबुदाने लगी कि कैसे वह हर किसी से माफ़ी मांगते हुए अपनी गलतियों को सुधारते हुए इधर-उधर भाग रही है। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रहा था, इसलिए उसने समझाया कि उसे टूटे हुए दरवाजे के लिए भी कुछ मुआवजा चाहिए। सारा गुस्से में आकर उससे कहा, सेक्रेटरी से बात करो, लेकिन चो को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने उससे काम के बाद बात करने को कहा और फिर वह डैश कैम की फुटेज देने को तैयार हो जाएगा। ऑफिस जाते हुए सारा मन ही मन उसे कोस रही थी, यह जानते हुए कि उसे बाद में घर पर ओवरटाइम करना होगा और उसकी वजह से उसके फ़ोन का इंतज़ार करना होगा। और दिन के अंत में जब वह पार्किंग में गई तो वह ज़िद्दी बदमाश पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था और उसे अपनी कार में बैठने के लिए कहा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह सही नहीं था। वह कार जिस पर उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। चो ने कबूल किया कि उसने एक नई कार खरीदी है और बताया कि सारा खुद उसके लिए एक कार खरीदना चाहती थी और उसे केवल एक सुंदर कार चलाना पसंद है। फिर उसने यह भी बताया कि अगर उपराष्ट्रपति उसके साथ जाए तो वह उसे डैश कैमरा दे देगा। संगीत वे एक छोटे से पुल पर बने पार्क में गए जहां से नज़ारा बेहद शानदार था, जैसा कि चो ने वादा किया था। फिर उसने बताया कि वेधशाला के ठीक बगल में एक रेस्टोरेंट है
जहां आज कम लोग हैं क्योंकि आज कार्य दिवस है। सारा ने यह भी देखा कि इस जगह पर उनके अलावा और कोई नहीं था, और जंगवान ने देखा कि इससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि जब वह बस अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी तो लोग इतनी उत्सुकता से क्यों देख रहे थे। वह चीखते हुए उन सभी चीज़ों की सूची बनाने लगी जो वह करना चाहती थी, जिससे चो उसे आश्चर्य से देखने लगा। सारा ने आगे कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे जीती है, यह उसकी जिंदगी है, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग दूसरों की जिंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों लेते हैं। फिर वह थोड़ा शांत हुई, एक गहरी सांस ली और जोर जोर से हंसने लगी, यह बताते हुए कि उसने अपना सारा तनाव दूर कर लिया है। जो बस उसे घूरता रहा, पूरी तरह से उलझन में था कि अभी क्या हुआ, और उसने बताया कि उसे बस थोड़ी देर चिल्लाने की ज़रूरत थी। अब उसे बहुत अच्छा लग रहा है, और उसने माना कि यह जगह वाकई बहुत अच्छी है। फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो, सारा ने पूछा कि चो जिस रेस्टोरेंट की बात कर रहा था वह कहाँ है, और उसे डैश कैम की याद दिलाई। उसे हर जगह देखते हुए यूंगवान को एहसास हुआ कि वह बहुत मज़ा आया, और उसे पता था कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। रेस्टोरेंट बहुत आरामदायक था, और सबसे पहले उसने 2 गिलास पानी मांगा। चो को लगा कि उसे शराब पसंद नहीं है, लेकिन उसने समझाया कि वे गाड़ी चला रहे थे और बाद में दुर्घटना का शिकार होना समझदारी नहीं होगी। उस आदमी ने स्वीकार किया कि वह यह बात भूल गया था। उसने बस सोचा था कि सारा के साथ ड्रिंक करना मज़ेदार होगा। उसे अभी भी समझ नहीं आया कि उसे उसके साथ क्यों पीना चाहिए, क्योंकि यह उनका पहला और आखिरी डिनर था। वह उसे फिर कभी देखने की योजना नहीं बना रही है, निजी कारणों से, और उसे सिर्फ डैश कैम की वजह से ऐसा करना पड़ा। लेकिन चो सोच रहा था कि अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो क्या वे फिर मिल पाएंगे। सारा जानती थी कि शुरुआत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन वह उसे उस रेस्टोरेंट में ले गया और उसने खुलकर बात की। उसने उसे अच्छे समय के लिए शुक्रिया भी कहा, लेकिन यंगवान को लगा कि वह काफ़ी गंभीर है। उसे शुरू से ही पता था जब उसने उसकी कार को लात मारी थी, लेकिन फिर भी जब उसने पुल पर उसे चिल्लाते सुना तो वह हैरान रह गया। सारा ने माना कि उसे भी परेशानी होती है, कभी कभी खुद को समझने की कोशिश करती है और उसे शक के पल भी आते हैं। रात के खाने के बाद शिन सारा जाने वाली थी। चो ने उसे लिफ्ट देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने मना कर दिया। उपाध्यक्ष अपने ड्राइवर को बुलाने ही वाले थे कि अचानक दोनों को एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। संगीत उनके सामने ली सीन गिलॉन्ग खड़े थे, हैरान और आहत, सोच रहे थे कि चो सारा के साथ क्यों है। सारा को लगा जैसे ली ने इस आदमी को धोखा देते हुए पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ कर रहा है कि क्या वे साथ में शराब पी रहे हैं। उपाध्यक्ष ने तुरंत इनकार कर दिया, समझ नहीं पा रहा था कि वह ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन चो ने अचानक कह दिया कि वे ऐसा ही कर रहे थे। अब सारा पूरी तरह से चौंक गई और उससे पूछा कि वह पागलों की तरह क्यों बोल रहा है, जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। गुस्से में आकर उसने उसका कंधा भी पकड़ लिया, लेकिन सेयोंग ने इसे फिर से गलत समझा और भी निराश हो गया। ली तो फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं, और सारा इस नाटकीय घटनाक्रम से स्तब्ध रह गई। शिन ने समझाना शुरू किया कि सॉन्ग ने सब कुछ गलत समझा है, बस कि उसने निदेशक चो को कुछ परेशानी में डाल दिया। उसने उसे फिर से आश्वस्त किया कि वे शराब नहीं पी रहे हैं और अलग अलग कारों में घर जा रहे हैं, लेकिन तभी चो ने बीच में ही बोलने का फैसला कर लिया। वह जानने के लिए उत्सुक हो गया कि उसका सेओंग यूंग के साथ कैसा रिश्ता है, और वह भी उपाध्यक्ष की तरह असमंजस में पड़ गई। सारा ने बस एक पागल लड़के और लड़की के बीच एक पागल स्थिति देखी और वह उसके बीच में ही फंस गई। फिर उसने समझाया कि वह बस घर जा रही है, क्योंकि चाहे उसने कितना भी समझाया हो, उनमें से कोई भी नहीं था, सुन रही थी, और अगर वह यही रही तो यह गलतफहमी और भी बढ़ जाएगी। इसके बाद वह बाहर निकलने की ओर बढ़ी। चो ने अचानक उसके पीछे जाने का फैसला किया, लेकिन सियोंग यूंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। उस आदमी ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया, यह कहते हुए कि वे बाद में इस बारे में बात करेंगे, और उसे उसकी भावनाओं के साथ अकेला छोड़ दिया। सारा उस स्थिति को कोस रही थी, यह जानते हुए कि उसे इस आदमी से जल्द नाता तोड़ लेना चाहिए। वह लिफ्ट में नीचे जाने ही वाली थी कि किसी की उंगलियां फंस गईं। बंद होते दरवाजे खुले और चो वहीं खड़ा था।
सारा तुरंत चिल्लाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसके साथ लिफ्ट में क्यों चढ़ा। उसे यह भी समझ नहीं आया कि उसने सेक्वांग को कुछ क्यों नहीं समझाया, बल्कि बस उससे दूर चला गया। संगीत यूंगवान को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं लगी और शीश सेरा ने उसे याद दिलाया कि उसे उसका मंगेतर होना चाहिए था, इसलिए वह इतना रो रहा था। यह समझते हुए कि बहस करना बेकार है, वीपी ने फैसला किया कि वह वापस जाकर उसे सब कुछ समझाएगी, अपनी दोस्त। लेकिन तभी चो ने उसे पकड़ लिया और कहा कि उसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह स्तब्ध थी, उसे लग रहा था कि वह इस बेवकूफ़ के साथ अपना आपा खो देगी। वह यह भी भूल गई थी कि चो जुंगवान कैसा इंसान है और वह इस पागल के आसपास भी नहीं रहना चाहती थी। वह तुरंत छूट गई, भागने का इरादा किया, लेकिन उसकी एड़ी ने उसे धोखा दे दिया और लिफ्ट के दरवाजों के बीच फंस गई। वीपी चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि वह इस समय कितनी दयनीय लग रही है। फिर चो उसके पास आई। सारा ने दरवाजे से छूटा हुआ जूता पकड़ा और पूछा कि क्या वह ठीक है। लड़की उसकी ओर मुड़ी और गुर्राने लगी। उसे दूर रहने को कहा, बिल्कुल किसी साइको हॉरर फिल्म की तरह। फिर वह झट से बाहर निकली और बाहर भाग गई, जहां खुशकिस्मती से उसकी कार और ड्राइवर पहले से ही इंतजार कर रहे थे और उसने उसे उस पर पैर रखने को कहा। सारा गोली की तरह कार में घुस गई और जब दरवाज़ा जोर से बंद हुआ तो उसने राहत की सांस ली, उम्मीद करते हुए कि सब खत्म हो गया होगा। तभी उसे चो का एक संदेश मिला जिसमें उसे एक अच्छी यात्रा की शुभकामनाएं दी गई थी और कहा कि वह उसे ऑफिस में देखेगा। इससे वह बहुत गुस्सा हो गई। उसने अपना फ़ोन सीट पर पटकना शुरू कर दिया और ड्राइवर बस उसे घबराहट से देखता रहा। अगली सुबह घर पहुंचकर एड्रेनालाइन का असर कम हो गया और लड़की को अपने पैर में बहुत दर्द होने लगा। उसे एहसास हुआ कि गिरना वाकई बहुत बुरा था। सारा ने तो यहाँ तक सोचा कि उसे अस्पताल जाना चाहिए। बेटा घर पर था और वह उसे भी साथ चलने के लिए कह सकती थी। उसने किसी तरह कपड़े पहने और लंगड़ाते हुए आगे बढ़ी, दर्द को बड़ी मुश्किल से रोका, जिसे उसे रोना आ रहा था। हर कदम ऐसा लगा जैसे उसके पैर में बिजली कौंध गई हो और फिर वह उस पर और वजन नहीं डाल पा रही थी। लड़की दर्द से चीखने लगी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और बस गिर पड़ी। लेकिन एरॉन ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। सारा चिल्लाने लगी कि उसे अस्पताल जाना है और उसने एरॉन को इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसके पास कोई चारा नहीं बचा। जांच के बाद उसने अपने भाई से कहा कि उसे प्लास्टर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने उसे पैर पर प्लास्टर न लगाने की सलाह दी, जितना हो सके। फिर उसने उसे साथ आने के लिए शुक्रिया अदा किया और सुझाव दिया कि काम पर ब्रेक का समय हो रहा है, इसलिए वे कुछ खा ले। रैन ने उसे याद दिलाया कि उसे अपने पैर पर आराम करना चाहिए, लेकिन सारा को उम्मीद थी कि अगर वह उसके साथ जाए तो सब ठीक रहेगा। वह लड़का मान गया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह बाहर खाना क्यों चाहती है और सारा ने कबूल किया कि उसे फास्ट फूड खाने की तलब लग रही है, क्योंकि घर पर बेटा इसकी इजाज़त नहीं देता। कह रहा था कि चिकना खाना तुम्हारे लिए बुरा है और सारा इसे नहीं खा सकती, न घर पर न काम पर। लेकिन शिन सारा को समझ नहीं आया कि क्यों कोई वयस्क उसकी उम्र में उसके खान पान पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहा था। उसे कभी कभी कुछ खाने की तलब लग जाती है और उसने स्वीकार किया कि उसके बेटे ने उसे हाल ही में कैफेटेरिया में चाय बाकी खाते हुए पकड़ लिया था। रॉयस को एक बार फिर एहसास हो रहा था कि उसकी बहन अब बिल्कुल अलग हो गई है, बिल्कुल वैसी नहीं रही, मानो वह बिल्कुल नई औरत हो गई हो। और शायद इसीलिए एरॉन उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वे लिफ्ट में चढ़ गए, लेकिन कुछ मंजिलें चढ़ने के बाद एक चीखने जैसी आवाज़ आई। फिर हमने शेक लिया और लिफ्ट अचानक रुक गई। वीपी को पता चल गया कि सामान टूट गया है और वह घबरा गई, सोचने लगी कि यह सब अभी क्यों हुआ। फिर वह सोचने लगी कि उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। पहले वह सीढ़ियों पर गिरी, फिर वह एड़ी। उसने सोचा कि यह बस अनाड़ीपन है, लेकिन हाल ही में उसके साथ बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं और जितना ज़्यादा वह इन सब में उलझी रहती है, उसकी ज़िंदगी उतनी ही नाटकीय होती जाती है और उसे इस बात से गुस्सा आता है कि वह बार बार मुसीबत में पड़ रही है। सारा इंटरकॉम पर आ गई और मेंटेनेंस वाले को बताया कि लिफ्ट बेसमेंट की दूसरी मंजिल पर अटक गई है और दरवाजे नहीं खुल रहे। उसने यह भी बताया
कि अंदर एक बीमार व्यक्ति है और उन्हें जल्दी से लिफ्ट की जांच करने को कहा। फिर वह एरॉन की ओर मुड़ी तो देखा कि वह दीवार से सटा हुआ था और ऐसे कांप रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसे अचानक याद आया कि वह एक बंद दरवाजे के बाहर बैठा है। उसकी माँ दूसरी तरफ से दस्तक दे रही है। तभी वहां से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। लिफ्ट और वीपी सुनने लगे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन अचानक छत टूटने लगी और मलबा उन पर बरसने लगा। सारा इस अजीबोगरीब स्थिति को समझ नहीं पा रही थी। उसने बस रॉ को झुकने के लिए कहा क्योंकि छत गिरने वाली थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हो रहा है। यह सब किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। वह यह बताने की कोशिश में अवाक थी कि क्या हो रहा है। आज और कल तो बस रेल दुर्घटनाएं थीं और उसने आने के बारे में भी सोचा, लेकिन अब उसने सीधे घर जाने का फैसला किया। पहले उन्हें वहां से निकलना था। तभी रोवून ने अचानक उसे अपने पास खींच लिया और अजीब तरह से सांस लेने लगा, मानो वह पूरी तरह से घबरा गया हो। सारा ने उसे दोस्ताना तरीके से गले लगाया और उसे दिलासा देने की कोशिश की, यह जानते हुए कि वह बुरी तरह डरा हुआ होगा। लड़का थोड़ा शांत होने लगा और लड़की खुश थी कि वह उसकी मदद कर सकी, भले ही थोड़ी सी ही सही, खासकर क्योंकि वह इस गड़बड़ी के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रही थी और उसे अस्पताल ले गई ताकि वह अपनी समस्या सुलझाने में उसकी मदद कर सके। समस्या आए कुछ सेकंड बाद लिफ्ट के दरवाजे खुले और सारा ने अपने भाई से कहा कि बाहर निकलना सुरक्षित है। प्रबंधन कार्यालय के लोग इंतजार कर रहे थे और परेशानी के लिए माफी मांगने लगे। उन्होंने मरम्मत से हुए किसी भी अन्य नुकसान की तुरंत जांच करने का भी वादा किया और शिन ने कबूल किया कि छत गिर गई थी। जब वे खुद यह सब देख रहे थे और घबरा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हो सकता है, सारा और उसका भाई बाहर निकलने की ओर बढ़े। उसने पूछा कि क्या वह ठीक है और उसने कहा कि वह ठीक है। इसलिए उसकी बहन ने सुझाव दिया कि वे सीधे घर चले। उसने पहले जिद करने के लिए माफी भी मांगी और उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा दिया, लेकिन फिर उसने देखा कि वह अभी भी कांप रहा था और उसने सुझाव दिया कि वे लगभग आधे घंटे तक कार में ही आराम करें। उसकी हालत देखकर सारा समझ गई कि अभी उसके लिए गाड़ी चलाना मुश्किल होगा। इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि वह कितनी डरी हुई थी। उसकी बातों ने वास्तव में एरॉन का ध्यान भटका दिया और वह थोड़ा शांत होने लगा। वह भी, उसे फिर से यकीन हो गया कि शिन सर अब वाकई एक अलग इंसान है और उसने उसका हाथ भी वापस ले लिया। इस बीच लिसा और गाउंग इतने निराश थे कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। जो कुछ हुआ उससे पूरी तरह टूट चुके थे। संगीत वह उस रात को बार बार अपने दिमाग में दोहरा रही थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ था। सबसे ज्यादा चुभने वाली बात तब हुई जब जो ने कहा कि वे बाद में बात करेंगे और फिर उसे पूरी तरह से छोड़ दिया। संगीत सुनोंग को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले सब कुछ ठीक था और अब ऐसा लग रहा है जैसे वह शापित या कुछ और। उसे यह भी याद आया कि पार्टी में सारा उन्हें बात करने के लिए जोर दे रही थी, फिर कहीं और चली गई। फिर उसे जो से बात करते हुए याद आया, जो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे सारा के ज्यादा करीब नहीं आना चाहिए। सुनयुंग ने यह भी बताया कि वीपी का पहले से ही एक मंगेतर है जो को पता नहीं होगा क्योंकि वह उसे ज्यादा समय से नहीं जानता। ली ने कबूल किया कि वे इस समय झगड़ रहे हैं और उसे शक है कि सारा बस जोंग वान का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। उसने जोर देकर कहा कि सारा बस दिखावा कर रही है, अपने मंगेतर को जलाने के लिए अच्छा बनो। सोन ग्यूंग, भले ही वे दोस्त हैं, जो के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकता था, खासकर जब वह अकेली है जो उसका ख्याल रख रही है। उसने उसकी बात सुनी और उत्सुक हो गया कि अगर सारा को अपने मंगेतर से कोई समस्या है तो वह सगाई क्यों नहीं तोड़ देती। ली को समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रहा था, लेकिन वह आदमी चुप हो गया और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। चो ने तभी बाहर निकलने के पास कुछ हालचाल देखी और उसे जाकर देखने के लिए कहा। सेओंग ने एक को एक पल के लिए रुकने को कहा, जबकि वह देखने गई थी कि क्या हुआ है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि कुछ भी नहीं बदला है। ली जानती थी कि सारा अब भी उसकी दोस्त है और मन ही मन उम्मीद करती थी कि वह भविष्य में भी वैसी ही रहेगी। यह ठीक वैसा ही था जैसा उस पार्टी में हुआ था जब किसी नाराज आदमी ने उपराष्ट्रपति पर हमला कर दिया था। सेओंग का मानना था
कि भले ही सारा उस पर बदतमीजी कर रही हो या उस पर गुस्सा हो रही हो, फिर भी वह अंदर से उसकी दोस्त है। लेकिन फिर उसने सारा को फिर से जोंगवान के कंधे को छूते देखा और सोचा कि यह हद पार कर रहा है। लायन तभी सेयोंग की नींद खुली और उसे एहसास हुआ कि उसने कोई अजीब सपना देखा है और वह तुरंत नीचे भागी। उसकी माँ नाश्ता बना रही थी और उसे हैरानी हुई कि उसकी बेटी इतनी जल्दी उठ गई, लेकिन ली दौड़कर उसके गले लग गया। लड़की फूट फूट कर रोने लगी और फिर अपनी माँ से, जो यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है, प्रोफेसर से मिलने के लिए कहा। सुबह रोवन को उसके मांगे हुए दस्तावेज मिल गए और वह लड़का वाकई खुश था कि आखिरकार वह आ गया। बस बहुत समय हो गया है इस लड़के को। सारा को लगा कि एरॉन ने हार मान ली है, उसे वाइस चेयरमैन वगैरह कह दिया। वह आदमी अभी भी हिचकिचा रहा था। उसे यकीन नहीं था कि यह जानकारी विरासत की लड़ाई में उसके काम आएगी भी या नहीं। उस आदमी ने जोर देकर कहा कि इससे वाइस चेयरमैन शिन सारा को कोई फायदा नहीं होगा। यह वही आदमी था जिससे वह लॉबी में टकराई थी और उसने रोवन से कहा था कि वह उसके लिए खतरा है। इसके अलावा उस आदमी के साथ जो कुछ भी हुआ है, उसे देखते हुए एरॉन को पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा कदम क्या है। आखिरकार इसीलिए तो उसने यह जानकारी मांगी थी। ऐसा कुछ जो शिंसा की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता था। एक पल के लिए ली रोवन को याद आया कि वे हाल ही में कितने करीब थे, लेकिन वह फिर से उस दस्तावेज पर ध्यान गया और फिर उसे कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे चौंका दिया, क्योंकि उसने पितृत्व परीक्षण के नतीजे देखे। डीएनए मिलान नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि शिंसा चेयरमैन शिन की जैविक बेटी नहीं है। गाड़ी चलाने से पहले वह आदमी उस भाग्यशाली लिफाफे पर नजर डालता रहा जो पिछली सीट पर फेंका गया था। किसी भी स्थिति से बचने के लिए उसने उसे ग्लव कंपार्टमेंट में रखने का फैसला किया, फिर वापस जाने के लिए तैयार हो गया काम पर। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह आदमी थोड़ा आराम करने लगा। उसे लगा कि ली रोवन कुछ भूल गया होगा, लेकिन उसने देखा कि मैडम एक जवान औरत के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। जो ली सियोन निकली और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अच्छे दिन देखे हों। वह आदमी चिंतित हो गया क्योंकि वे बिना बताए आ गए थे और मैडम ने समझाया कि हाल की घटनाओं के कारण वह पहले नहीं आ सकती। उन्होंने उसे यह भी भरोसा दिलाया कि परिवार अब भी उसकी परवाह करता है और उसे एक छोटा सा डिब्बा दिया, अंदर एक सुनहरा कछुए, और उस आदमी ने उसे धन्यवाद दिया और स्वीकार किया कि वह हर दिन चेयरमैन और मैडम के लिए प्रार्थना करता है। उसके बाद सियोंग्यूंग ने उस आदमी से उनके लिए कुछ मंत्र लिखने को कहा और कहा कि यह बहुत ज़रूरी है। उसने युवा मिस से बहस नहीं की और उन दोनों से कहा कि चिंता न करें, वह सब संभाल लेगा। यह आदमी जानता था कि चीज़ें बहुत पेचीदा होती जा रही हैं और चेयरमैन शिन एक कागजी शेर बनने वाले हैं। उसे यह सुनिश्चित करना था कि एरोन को यह पद मिले ताकि उसके लिए सब कुछ ठीक हो जाए आगे चलकर। मेरा मतलब है, कुछ महीने पहले ही रैन इतना गुस्से में था कि सारा को मारकर अपना बदला लेने को तैयार था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है, खासकर ली के यह कहने के बाद कि वह खुद तय करेगा कि उन्हें इस्तेमाल करना है या नहीं। उस बच्चे ने साफ कर दिया था कि खुफिया जानकारी सारा को कड़ी टक्कर देगी और चेयरमैन शिन को उससे भी ज्यादा। रैन हिचकिचा रहा था, जिससे उस आदमी को लगा कि वह सचमुच शिन सर के प्यार में पड़ने लगा है। और ली सियोंग कीयूंग, उस छोटी बच्ची को, उसे एहसास हुआ कि ये सारे बदलाव मिस सारा की वजह से थे। जिस दिन वे मिले, उसे लगा कि उसकी मनोदशा बदल गई है। हालांकि उस समय उसे लगा कि वह कल्पना कर रहा है, लेकिन फिर भी वह महिला कुछ नहीं कर सकती। इस आदमी को यकीन था कि सब कुछ योजना के अनुसार ही होगा। कुछ दिनों बाद सारा का पैर लगभग ठीक हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने फिर भी उसे आराम करने और हील्स न पहनने की सलाह दी। लड़की सचमुच उम्मीद कर रही थी कि यह अस्पताल में उसका आखिरी समय होगा, और फिर उसने कॉफ़ी पीने का फैसला किया। लेकिन फिर जब उसने लिसांग को अपने सामने खड़ा देखा तो वह स्तब्ध रह गई, और एक पल के लिए वे बस एक दूसरे को घूरते रहे। आखिरकार उन्होंने बातचीत शुरू की और साथ में कॉफ़ी पीने का फैसला किया, जहां सारा को अंदाज़ा हुआ कि ली भी बीमार है। ली ने बताया कि वह ठीक है, लेकिन शिन अभी भी असहज महसूस कर रही थी और जानती थी कि उसे यह सब खत्म करना होगा। उसने सुनयुंग से डायरेक्टर चो के लिए माफ़ी मांगी और माना कि उसने गलती की है और इसी वजह से चीज़ें बिगड़ गईं। संगीत, उसे यह भी पता था कि ऐसा लग रहा था कि वह बहाने बना रही है,
लेकिन उसने कबूल किया कि उसने यूंग वान की कार पर खरोंच मारी थी और वे इस बारे में बात कर रहे थे। नुकसान। सारा ने बताया कि उन्होंने सिर्फ एक बार डिनर किया था और उसके बाद से एक दूसरे को देखा तक नहीं, ना ही फ़ोन पर बात की। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और दिखाया कि उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है और सारे मैसेज सेक्रेटरी को भेज दिए हैं। उसने उसे यह भी भरोसा दिलाया कि वह ली के निर्देशक चो के साथ रिश्ते का पूरा समर्थन करती है, लेकिन फिर ली ने अचानक उससे बात काट दी। सुनयुंग ने उससे पूछा कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है और कहा कि अब वह बिल्कुल अलग और अनजान इंसान लग रही है। अच्छी बात यह है कि ली को अब सारा और जोंगवान की चिंता नहीं करनी पड़ती, लेकिन उसने साफ कर दिया कि वह बस निराश थी। सेयुंग को जो बहुत पसंद है क्योंकि वह उसका ख्याल रखता है, लेकिन उसने देखा है कि सारा के आने के बाद से वह अलग व्यवहार कर रहा है। फिर ली ने कबूल किया कि उसकी दोस्त उसका दिमाग खराब कर रही थी और उसने उसे भविष्य में ज्यादा ध्यान रखने को कहा। सारा को पहले से ही इस बात का पछतावा था कि वे मिले थे, क्योंकि उसने बस माफ़ी मांगी थी और ली भावुक होने लगी थी। ली आखिरकार जाने के लिए तैयार हो गई और एक आखिरी पलों में बस इतना पूछा कि क्या उसकी दोस्त अब खुश है। सारा ने माना कि हाल ही में वह ज्यादातर अस्पताल के कामों और थकाने वाली चीज़ों से जूझ रही है, लेकिन उसे नहीं लगता कि वह खुश है। सेयांग बस मुस्कुराई और उस वीपी को अलविदा कहा जिसने कहा था कि ली अप्रत्याशित हो गई है। उसे समझ नहीं आया कि ली अचानक उसकी खुशी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है, लेकिन वह किसी और समय पता लगाएगी कि क्या हुआ। यह कैसे होता है, यह जानने के लिए